नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके अंदर सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये बताया कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब रिटर्न, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक मैटर जो कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये बेसिक बेसिक सी बात है, इसलिए मैं आपको फटाफट गो थ्रू करवा रहा हूँ। और रिकॉर्ड इज अ मैटर ऑफ एविडेंस अबाउट द पास्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की जो है वो क्या है, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन दी सेक्रेटेरियल एंड अदर रिकॉर्ड्स। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्या चीज समझना कि डॉक्यूमेंटेशन आखिर होता क्या है। Now, CS is required to ensure confidentiality of the document, to check whether further action is required on the document, check whether a document is consistent with the prior records or not, to check if document conflicts with corporate policies, या may create concerns under existing agreements, may result in violation of law, या may have tax implications। तो ये सारी चीजें चेक करने का काम किसका है? CS का है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। एंड लास्टली, टू स्टोर, मेंटेन, रिट्रीव, सर्टिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। आगे CS is often responsible for documents relating to subsidiaries, JVs, consortiums and other entities also। तो जो मेन कंपनी है वो तो है ही, उसके अलावा जो सब्सिडियरीज है, जॉइंट वेंचर्स है, कंसोर्टियम्स है, ठीक है, बाकी ग्रुप कंपनीज जो है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। In such cases, CS must consider whether and to what extent he should rely on the local partners in maintaining and creating the corporate records, as well as to what extent he or she must exercise the oversight जब वो documents वगैरह prepare हो रहे हैं। ठीक है, then CS में also execute the documents on behalf of the company। अगर उसको ये authority दी जाती है तो वो execute भी कर सकता है। केस लॉ आपको दिया हुआ है इन द मैटर ऑफ मेजर्स एसडीयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन ऑफिसर परसुएडेड दी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन बाय द कंपनी, नोटिस की जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है मेंटेन कर है कंपनी ने, बट वो इनकम्प्लीट है। सो अकॉर्डिंगली पेनल्टी जो है कंपनी के ऊपर लगाई जाती है। तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब दिस केस हाईलाइट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जो है वो जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली लीगल एक्शन जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। Second, in the matter of Welspun Project Limited versus NCLT, register of directors shareholding did not disclose the complete particulars। तो जो register of directors shareholding होता है जिसमें डायरेक्टर की क्या शेयर होल्डिंग है वो बेसिकली डिस्क्लोज करी जाती है। उसके अंदर सारे के सारे जो पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड है 170 के अंदर वो सब के सब डिस्क्लोज नहीं करे गए थे। पेटिशनर ने एडमिट कर लिया वायलेशन और पेटिशन फाइल कर दी 441 में कंपाउंडिंग के लिए। ऑफेंस कमिटेड वाज कंपाउंडेड ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। तो ये केस आपको बस ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन के या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है? पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इजी है यार। सबसे पहले क्लाइंट सर्विस, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है टू सर्व दी क्लाइंट्स बेटर इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। अब कैसे वो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, आपको अगर ये चीज पहले नहीं समझाई गई है तो आप पॉज करके ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है इसको पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं वो चीज नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी मैराथन। सो क्लाइंट सर्विस यानी बेसिक आप प्रॉपर्ली सर्व कर पाते हो क्लाइंट को अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है तो। देन उसके बाद कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंटेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो पर्पस क्या अल्टीमेटली कि बेटर कम्युनिकेशन हो सके बिटवीन द प्रोफेशनल्स। क्लियर, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन से रिलायबल परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो क्लाइंट का हमारे पास रहता है। Then accountability. Documentation demonstrates professional accountability and records the work of the professional. It may be used in relation to performance management, internal inquiries, regulatory proceedings, and or legal proceedings. Then professional responsibility. Documentation is an integral part of professional practice and forms the basis for evidence of professional conduct। कि आपने प्रॉपर तरीके से काम जो है वो कैरी आउट करा था, ठीक है, इस बात का एविडेंस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बन सकता है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखने। तो अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स आप बता दो। क्लाइंट सर्विस, देन कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट। प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एंड कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ये भी एक पर्पस हो गया कि क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए मेंटेन करने पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज्ड टू इवैल्यूएट द प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ पीयर रिव्यूज, क्वालिटी रिव्यूज, ऑडिट्स एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेसेस, रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस और क्रिटिकल इंसिडेंट रिव्यूज। यानी कि जब ये सारी चीजें होंगी, पीयर रिव्यू अगर कोई करने आ रहा है, क्वालिटी रिव्यू कोई करने आ रहा है, या इंस्पेक्शंस वगैरह हो रहे हैं आपके यहाँ पर, तो उस टाइम पर हम क्या देखेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे कि आप अपना काम किस तरीके से कैरी आउट करते हो। जो भी आप प्रोसेसेस फॉलो करते हो वो भी आपने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके रखी होगी अपना काम करते वक्त। तो वो सारी चीजें देख करके हमको समझ में आएगा कि यार हमको किस एक्सटेंट तक, जैसे पीयर रिव्यू अगर आया तो पीयर रिव्यू के केस में किस एक्सटेंट तक रिव्यू करना है, क्वालिटी रिव्यू अगर हो रहा है तो किस एक्सटेंट तक करना है। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू में जैसे आपका एक हो गया क्वालिटी एश्योरेंस, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस आप जो है कैसे दे पाओगे, जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली देखे होंगे, आपको आपने मेंटेन करके अगर रखे हैं प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स, और जो भी थर्ड पार्टी आती है वो उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और उनको लगता है कि हाँ यार प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, सारी चीज आपने रिकॉर्ड करके रखी है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी एश्योरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
लाइक वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। तो हालांकि ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है मैं आपको गो थ्रू करवा दूं एंड एक बार आपको जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि याद करने की कोशिश करें, ठीक है, रिमेंबर करने की कोशिश करें पॉइंट्स को। डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, जहां जहां पॉसिबल है थोड़ा बहुत वहां पर मैं चला जाऊंगा। बाकी आपको ये ग्रीन बॉक्सेस जो है ये दिए हुए हैं, तो आप पॉज करके और इसको एक बार पढ़ सकते हो, इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट्स आप एक बार बाकी के दोनों बचे हुए पॉइंट्स भी कर लेते हैं। रिसर्च में डॉक्यूमेंटेशन एक वैल्यूएबल सोर्स है, ठीक है, डेटा का फॉर रिसर्चर्स, तो यूज कर सकते हैं जो भी रिसर्च करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपनी रिसर्च पर्पस के लिए। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू प्रोफेशनल, इवैल्यूएट्स द क्लाइंट आउटकम्स एंड इज अ कंसाइज रिकॉर्ड एसेंशियल फॉर एक्यूरेट रिसर्च डेटा या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी बेसिकली रिसर्च वगैरह भी है तो आप उसको सपोर्ट करोगे फैक्ट्स वगैरह के साथ में, तो जब आप वो कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स आपकी जो है मदद करेंगे, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, accurate and comprehensive documentation एक valuable source of evidence and provides the basis for resource management, ठीक है। ये सबका एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं इन बॉक्सेस के अंदर, आप एक बार पढ़ सकते हो। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप अभी पॉइंट्स जो है वो मुझे बता दो फटाफट फटाफट। क्लाइंट सर्विस, ठीक है, क्लाइंट सर्विस के बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी, रिसर्च एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देन उसके बाद में गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी होना चाहिए, कंप्रेहेंसिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्लाइंट सेंट्रिक होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस क्या होती है? इट रेफर्स टू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, बेसिक बेसिक सी बात है। इट एम्स टू प्रिजर्व द डेटा इंटीग्रिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि डेटा आपका सही हो, ठीक है, करेक्ट हो, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। अब गुड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपका डेटा जो है, ठीक है, वो करेक्ट है। अगर आप गलत गलत डेटा जो है वो मेंटेन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप सही सही डेटा जो है वो मेंटेन करके चल रहे हो तो वो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस है। एंड इट कैन ऑल्सो सर्व एज गाइडलाइंस फॉर हाउ टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन एंड स्टोर द डेटा अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट आपको दिया है कि एग्जांपल्स ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। इसमें आपको सबसे पहले बोला है अगर आप डॉक्यूमेंट जो मेंटेन कर रहे हो उसमें एरर है, ठीक है, या करेक्शन आपने करा हुआ है, या वो साइंड या डेटेड नहीं है, या उसके अंदर जो करेक्शन आपने करा है उसका रीजन आपने इंक्लूड नहीं करा, तो वो खराब प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस नहीं है। राइट ओवर्स है, ठीक है, जिसको आप ओवर राइटिंग भी बोलते हो। मल्टीपल लाइन थ्रू एंड यूज ऑफ व्हाइट आउट और अदर मास्किंग डिवाइस, जो व्हाइटनर वगैरह होता है, ठीक है, कोई चीज छुपाने के लिए आपने या कुछ और चीज यूज कर ली व्हाइटनर के अलावा, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। देन रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इज नॉट इन सीक्वेंस या टेबल, ठीक है, सो प्रॉपर्ली आपने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ। इवेंट्स की अगर हम बात करें नॉट इन सीक्वेंस, तो वी कैन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, जैसे जैसे इवेंट हुआ है। देन डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड या डॉक्यूमेंटेड, अगर आपने किसी को कोई काम डेलीगेट करा है तो वो डेलीगेशन आपने रिकॉर्ड नहीं करा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एज एडॉप्टेड बाय द प्रोफेशनल, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है, वो प्रोफेशनल फॉलो कर रहा है बट वो तो ऑथराइज्ड ही नहीं है, तो वो फॉलो करने की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है, ठीक है। एसओपी जो कि टॉप लेवल की तरफ से ऑथराइज्ड ही नहीं है, वो आप क्यों फॉलो करोगे, तो ये एक चीज आ जाएगी। देन उसके बाद आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर नॉट डिटेल्ड इनफ। अब ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर क्या होता है, तो आप को मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में इस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ग्रीन वाला जो बॉक्स है। कोई भी आपने स्पेसिफिकेशन बना करके रखा है, ठीक है, कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, बट अगर वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो जब कोई गिवन काम जैसा कि स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, क्या स्टेप्स ली जाएंगी उसको सही करने के लिए, वो कहां पर लिखा हुआ होता है? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर के अंदर लिखा होता है। तो आप एक बार ये बॉक्स पढ़ोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसको स्टार्टिंग की 3 लाइन अगर मैं पढ़ के बताऊं तो जो मैंने समझाया वही चीज इसके अंदर लिखी है कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर में डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स और गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, टू एड्रेस एंड मैनेज द सिचुएशन जहां पे प्रोडक्ट या प्रोसेस डेविएट करे फ्रॉम द स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या फिर रिक्वायरमेंट। तो जो हमने डिसाइड करा था चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर का यूज करेंगे, उसमें जो स्टेप्स लिखे हैं उसका यूज करेंगे, ये समझने के लिए कि वो डेविएशन क्यों हो रहा है और उसको सही कैसे करा जा सकता है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस के ऊपर कि क्या उसके एग्जांपल्स हैं। ऑल्सो एक लास्ट में फ्लो चार्ट या चेकलिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये भी पुअर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोलेट कर रहे हो रिकॉर्ड्स वगैरह, तो एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास में कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है वो एक जगह पर होने चाहिए। वो नहीं है अगर आपके पास, तो हो सकता है कि आप वो नेसेसरी रिकॉर्ड्स जो है जो भी होने चाहिए थे एक जगह पर वो ना कोलेट कर पाओ, ठीक है, तो वो किस में कवर हो जाएगा? पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। अब एग्जांपल ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, सबसे पहले रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी या जब भी कोई एक्शन जो है वो लिया जा रहा है।
सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रिटेन करके रखो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो भी इस ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको बताया हुआ है, तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। कंसाइज, लेजिबल, एक्यूरेट और ट्रेसेबल होना चाहिए। पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस उसमें होना चाहिए तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर एग्जांपल्स उसके अंदर होना चाहिए और कोई भी अज्यूम्ड नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। खुद से जो आपने अज्यूम करी है वो नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। देन फिर ये इलस्ट्रेशन आपको दिया हुआ है, ये आप एक बार देख लोगे, ठीक है। दोनों इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं तो क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो बेसिकली अगेन ये क्यों दिया हुआ है, आपको डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। देन एक ये केस लॉ है मेजर्स इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड का। इसके अंदर सीजी कैरिड आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 206 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। इंस्पेक्टर को क्या पता चला, इंस्पेक्टर को ये पता चला कि नॉन कंप्लायंस हुआ है विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 रीड विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई ने इशू करे। अब इसमें क्या हुआ था, कंपनी ने सीरियली नंबर्ड नहीं करा था अपने अटेंडेंस रजिस्टर को ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एंड अदर मीटिंग्स। तो एक तो ये गलती हो गई, ठीक है, कि सीरियली नंबर्ड नहीं है। दूसरा, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन इन लूज लीव फॉर्म नॉट बाउंड पीरियोडिकली। तो ये दो गलतियां करी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एजुकेटिंग ऑफिसर ने एप्लीकेशन को कंसिडर करने के बाद में एन ओरल एंड रिटर्न सबमिशन जो कंपनी ने करे थे उसको कंसिडर करने के बाद में पेनल्टी इंपोज करी कंपनी और उसके ऑफिसर्स के ऊपर। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ही बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन सही से करना जरूरी है, नहीं तो रेगुलेटरी एक्शन जो है या लीगल एक्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा। अब डूज क्या क्या होते हैं गुड डॉक्यूमेंटेशन के, तो पहला लिखा है डू रिकॉर्ड द डेटा डॉक्यूमेंट जैसे ही वो जनरेट हो जाए, ठीक है, तो एज सून एज इट इज जनरेटेड यानी ओरिजिन में आ जाए आप उसको रिकॉर्ड कर लो। देन डू एट दी रेफरेंस नोट अगर पॉसिबल है टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो आप जैसे इसमें भी देखते हो ना केस लॉ के नीचे सोर्स लिखा होता है कि कहाँ से ये जानकारी ली गई है, तो वैसे ही आप रेफरेंस नोट भी डालो कि आप ये डेटा जो है ये कहाँ से आपने लिया है या ये किस चीज की तरफ रेफर कर रहा है। देन डू वैलिडेट योर कंप्यूटराइज सिस्टम और डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, डू वैलिडेट योर कंप्यूटराइज सिस्टम या डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, ये अगेन इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जो है लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। डू लिमिट द डॉक्यूमेंट एक्सेस टू ऑथराइज्ड पर्सनल, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सनल ही एक्सेस कर सके, हर कोई एक्सेस ना कर सके। डू स्पेसिफाई व्हेन द डेटा या डॉक्यूमेंट वाज रिकॉर्डेड रिव्यूड एंड अप्रूव्ड, कब आपने उसको रिकॉर्ड करा था, कब जो भी आप ही ने अगर उसको रिव्यू करा या किसी आपके जो जस्ट इमीडिएट आपका जो आप बोल सकते हो सीनियर है उसने रिव्यू करा है, तो कब करा है, बेसिकली जो भी कंसर्न पर्सन है जो रिव्यू का काम कर रहा है, एंड लास्टली जो भी पर्सन अप्रूव करने का काम कर रहा है उन्होंने कब करा है, वो टाइम भी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। देन डू कीप डेटा बैकअप, डेटा बैकअप होना चाहिए आइदर ऑटोमेटिकली और बाय स्टोरिंग द ट्रू कॉपी इन सेपरेट लोकेशन, ठीक है, डेटा का बैकअप भी रखना है क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ब्रीच ऑफ डेटा हो जाए, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट द डेटा ये बैकअप होना चाहिए, ठीक है। ये वैलिडेशन वाला आप यहाँ से पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है। देन डोंट्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इसमें लिखा है डोंट डिले द रिकॉर्डिंग इन डेटा या डॉक्यूमेंट, आप डिले मत करो रिकॉर्डिंग, हमने ऊपर ही पढ़ा कि तुरंत आप रिकॉर्ड करो जैसे ही डेटा जनरेट होता है। देन डोंट मेक द डेटा कंफ्यूजिंग, वेग या अनरीडेबल, ऑब्वियसली एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। देन डोंट एनकरेज हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन, हैंड रिटन ना हो, ठीक है, बिकॉज हैंड रिटन होता है तो वो काटा पीटी और वो सारी चीजें आसानी से करी जा सकती है। डोंट इंटेंशनली फॉल्सिफाई द रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, जानबूझ करके आप गलत गलत जो डेटा है, ठीक है, वो इंक्लूड मत करो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर। डोंट प्री डेट और बैक डेट द डेटा या डॉक्यूमेंट, प्री डेट यानी पहले की डेट आपने डाल दी, ठीक है, या जब इवेंट हुआ है कोई चीज हुई है तब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेट तब की आनी चाहिए, बट आप पहले की डेट डाल रहे हो या बाद की डेट डाल रहे हो तो वो चीज नहीं करना है। एंड डोंट आर्काइव दी डेटा या डॉक्यूमेंट्स जब तक की अथॉरिटी ना मिली हो, ठीक है, अगर अथॉरिटी नहीं है तो आप आर्काइव मत करो, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि वो डेटा अभी भी यूजफुल हो। माइंड मैप कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड हमने देखा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की क्या है, मेंटेन दी सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स। सीएस से हम सीएस इज रिक्वायर्ड टू डू कुछ चीजें, ठीक है, जैसे एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, चेक करना फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट और नॉट, चेक करना वेदर अ डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद द प्रायर रिकॉर्ड्स, देन टू चेक कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंफ्लिक्ट में तो नहीं है विद द कॉर्पोरेट पॉलिसीज, मे क्रिएट कंसर्न्स अंडर एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, ऐसा तो नहीं है कि एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट को लेकर के वो कंसर्न क्रिएट कर सकता है, एंड मे रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ लॉ या may have tax implications, and lastly to store, maintain, retrieve, certify and explain the corporate documents. Then CS is often responsible for documents जो कि मेन कंपनी तो ठीक है, बाकी हो गया आपका सब्सिडियरी, जेवी, कंसोर्टियम, अदर एंटिटीज। सीएस में ऑल्सो एग्जीक्यूट दी डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अगर उसको ऑथराइज करा जाता है तो। फिर दो केस लॉज थे, एक था एसडीयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का जिसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर इनकम्प्लीट था तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिला था।
एंड वेल्सपन प्रोजेक्ट लिमिटेड, जिसके अंदर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग जो उसमें सारे पर्टिकुलर्स नहीं थे, तो इन्होंने कंपाउंडिंग जो है वो करवा ली थी। सेकंड पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का? क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी, रिसर्च और रिसोर्स मैनेजमेंट। थर्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है गुड डॉक्यूमेंटेशन के? क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कॉन्जिक्यूटिव, कंटेम्पररी, कंप्रेहेंसिव, करेक्ट, क्लाइंट सेंट्रिक, कोलैबोरेटिव और कॉन्फिडेंशियल। फोर्थ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस क्या है? सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर आ जाएंगी। इसका एम है टू प्रिजर्व द डेटा इंटीग्रिटी, यानी जो भी डेटा है वो सही रहे, बरकरार रहे, ठीक है ना, करेक्ट रहे। ऑल्सो सर्व्स एज गाइडलाइंस फॉर हाउ टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन एंड स्टोर द डेटा। देन एग्जांपल्स ऑफ पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस क्या है? अगर एरर्स है आपके डॉक्यूमेंट में, राइट ओवर्स है, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट सीक्वेंस में नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑथराइज्ड ही नहीं है, ओओएस प्रोसीजर जो है वो डिटेल नहीं है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर की बात हो रही है, एंड फ्लो चार्ट या चेकलिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस में क्या क्या आता है? रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीट करे जाने चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी इटसेल्फ। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स रिटेन करके आप रखोगे, ठीक है। अब ये क्लैट का मतलब क्या है, ठीक है, ये आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि ये क्लैट का मतलब क्या है, ठीक है। इंक्लूड पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस, और अगर आपको याद नहीं आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, आपको वापस जा करके देखना है। कंटेन क्लियर एग्जांपल्स एंड डू नॉट कंटेन अज्यूम्ड नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। तो एक बार फिर से बता दूं कि गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस के अंदर रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिटेन करके रखने हैं, ये आप रिकॉल करोगे। इंक्लूड पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस, कंटेन क्लियर एग्जांपल्स एंड डू नॉट कंटेन अज्यूम्ड नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सब बीच बीच में जानबूझ करके ऐसे डाले हुए हैं, ठीक है, जिससे कि आप रुको, टाइम लो और याद करने की कोशिश करो, और अगर आपको याद नहीं आए तो फिर आप वापस से जाकर के एक बार देख लो। देन मेजर्स इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, ठीक है, ये इसके अंदर क्या हुआ था, वही नॉन कंप्लायंस 118(10) के साथ में, तो वो एक सीरियली नंबर आपने नहीं करा था जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, प्लस जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो लूज लीफ फॉर्म में, बट आपने उसको बाइंड नहीं करवाया था पीरियोडिकली, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएगा। देन डूज ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, रिकॉर्ड द डेटा जैसे ही वो जनरेट हो जाए, रेफरेंस नोट आप डालने की कोशिश करो अगर पॉसिबल हो सकता है तो। वैलिडेट कंप्यूटराइज सिस्टम, देन लिमिट द डॉक्यूमेंट एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल ओनली, सबको एक्सेस ना मिले। स्पेसिफाई की डेटा और डॉक्यूमेंट कब रिकॉर्ड करा गया, रिव्यू करा गया और अप्रूव करा गया, एंड जो डेटा बैकअप है वो आपको रख करके रखना है, ठीक है। देन उसके बाद डोंट्स ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन, आपको डिले नहीं करना रिकॉर्डिंग इन डेटा, डोंट मेक द डेटा कंफ्यूजिंग, वेग या अनरीडेबल, डोंट एनकरेज हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन, डोंट इंटेंशनली फॉल्सिफाई द रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट, एंड डोंट प्रीडेट या बैकडेट द डेटा और डॉक्यूमेंट, एंड लास्टली डोंट आर्काइव द डेटा या डॉक्यूमेंट जब तक कि आपके पास में एक्सप्लिसिटली ये अथॉरिटी ना हो, ठीक है, करने की। देन इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी के अंदर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है बाय यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टू स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस ऑफ पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड थ्रू द यूज ऑफ अ स्कैनर। तो स्कैनर की मदद से आपने क्या करा, वो जो इंफॉर्मेशन थी पेपर के ऊपर उसको जो है स्कैन करके और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। अब जो भी उस डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, ट्रैक करना, वो सब किसका पार्ट बन जाएगा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। Then the term document management system can be defined as the software जो कि control और organize करे documents of an organization. Simple यार. It involves capturing of document and उसके contents, workflow, document repositories and output systems and information retrieval system. ठीक है, अब ये और अच्छे तरीके से इस बॉक्स के अंदर आपको पूरा समझाया हुआ है एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है, कि एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट सिस्टम इन अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, जो लास्ट वाली लाइन में लिखा है, इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इट्स कंटेंट्स, वर्कफ्लो, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरीज एंड आउटपुट सिस्टम, उसको लेकर के ये आपको समझाया हुआ है। बाकी चीजें तो फिर भी समझ में आती है। डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी मतलब एक जगह आपने सारे डॉक्यूमेंट रख करके रखे हैं। वर्कफ्लो मतलब कि डॉक्यूमेंट कहाँ क्रिएट होंगे, फिर कौन रिव्यू करेगा, फिर अप्रूव कौन करेगा, ठीक है, उसमें जो चीजें लिखी फिर वो इंप्लीमेंट कैसे होगी, रिव्यू वापस से कौन करेगा डॉक्यूमेंट को, फिर रिव्यू में अगर आप चाहो तो फर्स्ट लेवल रिव्यू, सेकंड लेवल रिव्यू, थर्ड लेवल रिव्यू, तो वर्कफ्लो का मतलब वो है ना। कैप्चरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इट्स कंटेंट, यानी कि कौन जो है वो डॉक्यूमेंट का, जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो वो क्रिएट करने का काम कौन करेगा, और कंटेंट जो है वो किस कंटेंट को लेकर के डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो वो सारा काम जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये फिर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ जाते हैं, बट ये आउटपुट सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लोगे पॉज करके। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का मतलब भी आपको पता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो गलती से डिलीट हो जाती है, कुछ मिस हो जाती है, तो फिर उसको हम किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं, तो इसमें बैकअप वगैरह और वो वाली चीजें इसके अंदर आ जाएगी। क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो है, इसमें क्या हो रहा है, डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स कैन बी अपलोडेड टुगेदर विद द रेलेवेंट डेटा टू सिक्योर क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, यानी क्लाउड पे आपने स्टोर कर दिया, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह हम यूज कर रहे हैं या आई क्लाउड ड्राइव वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, वन ड्राइव हो गया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वो क्या है, क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट।
दिस अलाउज टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी लोकेशन यूजिंग अ वेब ब्राउजर। आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। किसी भी सिस्टम में मैं क्या कर सकता हूँ, अपना आई क्लाउड ड्राइव है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर जो गूगल ड्राइव है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, अपने ईमेल की मदद से, या वन ड्राइव है उसको एक्सेस कर सकता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है देख सकता हूँ। तो वो सेम ये चीज जो है इसके अंदर वो बता रहे हैं। देन उसके बाद ये जो सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स अ फुल इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल एंड रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस टू रिकॉर्ड्स बाय यूजर ग्रुप और रोल, प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड कंप्लायंस। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि सीआईडी अगर आपने देखा हो, ठीक है, कोई भी आपने ऐसा देखा हो जिसमें पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो अगर कोई जूते के निशान वगैरह है तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो वो जूते के निशान जब वो फॉलो करते हैं, वो क्या चीज़ है, ट्रेल है वो, ठीक है, कि क्या हुआ था, आपको वो बता रहा है, ठीक है। इट इज लीड लाइक दोज सिंबल्स और साइंस या मार्क्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे टायर के मार्क्स देखना, तो वो आपको एक दे हेल्प यू टू रीच टू अ सर्टेन कंक्लूजन, राइट, दे टेल यू कि क्या हुआ होगा। तो ट्रेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है कि क्या क्या स्टेप्स आपने लिए बेसिकली, ठीक है, वो कैरी आउट करने के लिए। तो जब यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ मेंटेन करके रखा है, आपको पता चल सकता है कि ये डॉक्यूमेंट को किसने ओपन करा था, कब ओपन करा था, उसमें क्या चेंजेस कैरी आउट करे, वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि यार ये जो अगर कोई चेंज हुआ है, और मान लो आपको लगा कि यार ये तो ऑथराइज चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं होना चाहिए था इस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप पता कर सकते हो कि ये चेंज किसने करा, क्योंकि आपको सिस्टम का भी रेफरेंस मिल जाएगा उसमें, कि अगर मैंने कोई सिस्टम का यूज करके करा है, तो ये इस सिस्टम का यूज करके चेंज कैरी आउट करा गया, इतनी बजे कैरी आउट करा गया है, ठीक है। अगर ये आपको पता चल जाए तो आप ये सारी चीजें होने से रोक सकते हो। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स कैन बी टैग्ड बाय एनी रिक्वायर्ड डेटा व्हिच अलाउज द इंफॉर्मेशन टू बी फाउंड क्विकली एंड इजीली यूजिंग अ कीवर्ड सर्च फंक्शनैलिटी। अब ये भी आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप क्या करते हो बेसिकली, जब कोलेक्ट करते हो डेटा को, तो जैसे कि कोई भी आपने डेटा कोलेक्ट करा, तो हर एक जो डेटा आपने कोलेक्ट करा है उसको आप एक टैग जो है वो असाइन कर देते हो, ठीक है। जैसे टैग का मतलब ऐसा समझो आप कि मैंने एक हैशटैग असाइन कर दिया प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है। तो ये मैंने असाइन कर दिया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जब मैंने असाइन कर दिया, तो जब अब मैं सर्च करूंगा ना, कि अगर मेरे को प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना है, तो मेरे को सिर्फ क्या डालना है सिस्टम में, हैशटैग प्रोडक्शन। जैसे ही मैं टाइप करूंगा प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब क्या होंगे, मेरे सामने आ जाएंगे एक जगह, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग टैग जो है वो दे सकते हो। इट अगेन डिपेंड्स कि आप किस तरीके का डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करते हो, ठीक है। वैसे हर किसी में ये होता ही होता है कि आप आसानी से कीवर्ड डाल करके जो है सर्च कर सकते हो। देन एडवांटेजेस ऑफ डीएमएस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई अब इसके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, तो सबसे पहले तो ट्रैकिंग ऑन चेकिंग एंड चेक इन एंड चेक आउट बाय वेरियस ऑफिसर्स, ठीक है। जो मैंने बताया ना कि कब किसने उसको एक्सेस करा और कब जो है बंद कर दिया उस डॉक्यूमेंट को, वो भी आपको पता चल जाएगा। कितने टाइम के लिए वो डॉक्यूमेंट जो है उसने रिव्यू कराया, देखा है, वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। तो ट्रैकिंग ऑन चेक इन एंड चेक आउट, अगेन चेक इन और चेकआउट में ये भी चीज आ जाएगी कि कब आपने जो पूरा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें आप समझो लॉगिन, सिंपल भाषा में बोलते हैं, लॉगिन कब करा और फिर वहां से आपने लॉग आउट कब करा, ठीक है। देन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो इसके अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए। रोल बैक ऑप्शन या रिट्रीव ऑप्शन इसके अंदर होता है, वही बैकअप वाली चीज हो गई, ठीक है। या दोबारा से अगर आपको रोल बैक का मतलब ये हो गया कि आपका जो पुराना वर्जन था डॉक्यूमेंट का, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करके और नया वर्जन हो गया, अब नए वर्जन से दोबारा आपको पुराने वर्जन में जाना है, तो रोल बैक आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद ईज इन ऑडिट ट्रेल, ये मैंने समझाया अभी आपको। एनोटेशन एंड स्टैम्प्स और साइमल्टेनियस एडिटिंग, इसमें अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। बट पॉइंट्स एक बार फिर से बता दो। ट्रैकिंग ऑन चेक इन चेक आउट बाय वेरियस ऑफिसर्स, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रोल बैक ऑप्शंस, रिट्रीव ऑप्शन, डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, ईज इन ऑडिट ट्रेल, एनोटेशंस एंड स्टैम्प्स और साइमल्टेनियस ऑडिटिंग, ठीक है। 7 पॉइंट्स है ये जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन एडवांटेजेस क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के, सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव है यार, एंड स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन डिजिटल फॉर्म इज मच चीपर देन इन एनी अदर फॉर्मेट। फर्दर जो कॉस्ट है डिजिटल स्टोरेज का, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो बिजनेसेस को तो बेनिफिट ऐसे भी होगा। ईज ऑफ यूज, इट्स वेरी इजी टू लोकेट एंड शेयर द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, आसानी से आप ढूंढ सकते हो। डीएमएस हेल्प्स टू इजीली फाइंड द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है, कहां पर आपने स्टोर करके रखा है वो आपको आसानी से पता चल सकता है। लेबर सेविंग्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा ऑब्वियसली। लेबर रिक्वायर्ड टू लोकेट मैनेज डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज ऑलमोस्ट निल या फिर मिनिमम। विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे स्टेप्स, फाइलिंग, कोलेटिंग, वो सब ऑटोमेटेड हो सकते हैं। सर्चेबिलिटी यानी आसानी से कोई भी चीज अगर आपको ढूंढनी है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो आप सर्च कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी मेड सर्चेबल बाय डूइंग द ओसीआर, सिंपली टेक्स्ट रिकॉग्निशन जिसको बोला जाता है ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एंड मेक द होल टेक्स्ट कीवर्ड सर्चेबल। ये पॉसिबल नहीं है पेपर डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। जैसे सर्चेबल मतलब वही कंट्रोल फाइंड करके आपने ढूंढ लिया, ठीक है। देन पोर्टेबिलिटी में इट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, कोई बॉक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स, ट्रक, सेमी ट्रक्स वगैरह लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। They can easily be stored on a removable hard drive or thumb drive and taken to the courthouse or to the field office.
एंड वर्जन ट्रैकिंग इज वेरी इजी विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग इट इजी टू सी कि किसने चेंजेस जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर करे हैं, कब उसने वो चेंजेस करे हैं, एंड व्हाट द डॉक्यूमेंट लुक्ड लाइक बिफोर द चेंज, चेंज के पहले वो कैसा दिख रहा था और चेंज के बाद वो कैसा दिख रहा है। वर्जन ट्रैकिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन द हार्ड कॉपी वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच मोर कॉस्टली। अब जैसे कोई पेपर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, किसी ने कट करके कुछ और लिख दिया, तो आप कहाँ ढूंढोगे कि भाई किसने कट करके लिखा है, किसकी हैंडराइटिंग है, ठीक है। बट इसमें आप पता कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर वो सिस्टम का एक्सेस करके कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा टाइम स्टैम्प के साथ कि कब ये चेंज कैरी आउट करा गया है, चेंज के पहले डॉक्यूमेंट कैसा था, चेंज के बाद डॉक्यूमेंट कैसा है, वो वाली चीज। देन एक केस लॉ आपको यहाँ पे दिया है, अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। सो ठीक है, कैलाश कुशन राव, ठीक है, एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, डिवीजन बेंच रेफर्ड सिविल अपील्स टू बेंचेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 65 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बेसिकली सेक्शन 65 बी के अंदर जो लिखा है उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के ये केस है, ठीक है। ये जो सेक्शन है आपका 65 बी, ये डील करता है विद एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एडमिसिबल है या नहीं एज एविडेंस, उसकी बात ये करता है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल, एडमिसिबल होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑथेंटिक और रेलेवेंट है, सेम कैन सर्टेनली बी एडमिटेड सब्जेक्ट टू द कोर्ट बीइंग सेटिस्फाइड, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के, एंड प्रोसीजर फॉर इट्स एडमिसिबिलिटी में डिपेंड ऑन फैक्ट सच एज जो भी पर्सन ने वो प्रोड्यूस करा है एविडेंस इज इन अ पोजीशन टू फर्निश अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन नंबर 65 बी सबसेक्शन नंबर 4। तो जो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देता है ना, उसको एक सर्टिफिकेट जो है वो क्या करना पड़ता है, फर्निश करना पड़ता है। उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 65 B4 के अकॉर्डिंग आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है दैट अमंग अदर थिंग्स आइडेंटिफाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट, डिस्क्राइब करते हो आप उसके अंदर कि वो कैसे प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एंड प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द डिवाइस जो आपने यूज करी थी उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट, ये सारी चीजें क्यों करनी है, टू डेमोन्स्ट्रेट कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर आइदर बाय अ पर्सन होल्डिंग अ रिस्पांसिबल ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द केस या बाय अ थर्ड पार्टी, यानी सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है, और जो भी चीजें उसके अंदर है वो सही है, इस तरीके से जनरेट करा गया है और किसने जनरेट करा है, वो सारी चीज का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये बाद में अगर ऑब्वियसली गलत निकली आपकी बात तो आपको लाइबल हेल्ड करा जाएगा। एससी ने क्या चीज ऑब्जर्व करी है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो सर्टिफिकेट है 65B4 के अंदर वो मैंडेटरी है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी पहले आप सर्टिफिकेट दोगे उसके बाद ही आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड वगैरह जो भी कुछ दिया है वो एडमिसिबल होगा इन एविडेंस, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट है, पहले ही देना पड़ेगा। Then when a person or authority has been asked for the necessary certificate and that person या authority refuses to provide that certificate या does not respond to that demand, आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया, आप नहीं दे रहे हो या आपने मना कर दिया, तो जो पार्टी है जिसने रिक्वेस्ट करा है सर्टिफिकेट, वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट, सीपीसी एंड सीआरपीसी। तो अब आपने मांगा, सामने वाले ने मना कर दिया, तो अब कोर्ट के पास आप चले जाओ कि हमको तो वो सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, प्रोड्यूस करवाओ वो सर्टिफिकेट। तो कोर्ट अब क्या करेगा, उन लोगों को बोलेगा कि यार वो सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है केस लॉ है जो आपको ध्यान में रखना है। देन क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, सॉफ्टवेयर रिस्क है, ठीक है, कि अगर आप रिलाई कर रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे तो ऑब्वियसली इट पोजेस अ रिस्क इफ द सॉफ्टवेयर कंपनी स्टॉप सपोर्टिंग द सिस्टम, उसमें रेगुलर अपडेट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने बंद ही कर दिया वो काम करना, वो सॉफ्टवेयर बनाना ही बंद कर दिया उन्होंने, आपके पास वाला सॉफ्टवेयर है तो आपको दिक्कत आ सकती है। then if the software company goes out of business, ठीक है, उनका बिजनेस ही बंद हो जाता है, there's a risk कि जो सपोर्ट है डीएमएस के लिए वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टोर करे गए इन एन अनसपोर्टेड सिस्टम माइट बिकम इनएक्सेसिबल लीडिंग टू द नीड फॉर कन्वर्जन, इसके कारण आपको एडिशनल कॉस्ट जो है डेटा रिकवर करने की वो इनकर करनी पड़ सकती है। एंड यूजर्स आर समवॉट एट द मर्सी ऑफ द सॉफ्टवेयर वेंडर, भाई जिसका सॉफ्टवेयर है क्योंकि उसके पास तो पूरा सर्वर पे आपका सब डेटा वेटा है, ठीक है, तो उसकी तरफ से अगर कुछ भी चीज होती है ऊपर नीचे है तो आपको असर जो है पड़ेगा। एंड देयर रिकॉर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन द वेंडर्स ऑनगोइंग सपोर्ट एंड एक्जिस्टेंस, ठीक है। तो वही वही बातें मेरे हिसाब से घुमा घुमा के लिखी हुई है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही बस जो है 2-3 लाइनों में लिख करके आ सकते हो। फॉर्मेट रिस्क का मतलब क्या है इसमें कि स्टोरिंग द रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली पोजेस अ रिस्क ऑफ फ्यूचर रीडेबिलिटी, स्टैंडर्ड स्टोरेज फॉर्मेट जैसे पीडीएफ जेपीईजी हो सकता है कि ऑब्सोलीट हो जाए और सपोर्ट ना कर जाए, और आपको अगर जो डॉक्यूमेंट है वो इसी फॉर्मेट में एक्सेसिबल हो सकता है, जैसे होता है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट से पीडीएफ फॉर्म में आप एक्सेस कर सकते हो या जेपीईजी में ही कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको कन्वर्जन वाली चीज तो ऑब्वियसली आजकल आई गई है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, बट अगर ऐसा होता है कि ये ऑब्सोलीट हो जाए तो आपको दिक्कत होगी। Then software changes, acquisitions, lack of support, challenging बना सकते हैं to read the stored documents. Some software addresses this with features like archive, PDF format and software code escrow, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है।
then these measures aim to ensure forward and backward compatibility but still involve a level of risk. तो no doubt आप तैयारी करके रख सकते हो बट लेवल ऑफ रिस्क तो रहेगा, अनसर्टिनिटी तो रहेगी, ठीक है. Then risk arises from potential changes in technology, making it vital to consider the long-term document accessibility. देन आता है रिलायबिलिटी. इट्स अ गुड आइडिया टू हैव मोस्ट वाइटल डॉक्यूमेंट्स इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है. डिजिटल फॉर्म में आप अगर रखते हो तो अच्छा अच्छा है भाई, ठीक है. लेकिन कीपिंग अ पेपर कॉपी एश्योर्स की पर्सन हैज एक्सेस टू देम एनी टाइम. अ पर्सन शुड कीप अ पेपर कॉपी ऑफ वाइटल डॉक्यूमेंट जैसे डीड्स, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स शुड बी स्टोर्ड इन अ सेफ ऑफ साइट लोकेशन. तो मतलब पेपर फॉर्म में भी मेंटेन करके रखो, इलेक्ट्रॉनिक में भी मेंटेन करके रखो, बिकॉज पेपर फॉर्म एट द एंड ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है. पोर्टेबिलिटी में पोर्टेबिलिटी इज अ डिसएडवांटेज आल्सो as it's very easy to misplace या accidentally delete the large amounts of data अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करके रख रहे हो. इट्स वेरी इजी, आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो बिना परमिशन के, नॉलेज के, मिसप्लेस या करप्ट कर सकते हो. एंड द वेरी प्रॉपर्टीज जो कि इजी टू यूज बनाती है वो कहीं ना कहीं चोरी करना भी फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, डिलीट करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है. सॉफ्टवेयर रिस्क, देन फॉर्मेट रिस्क, देन रिलायबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी. नेक्स्ट अब आपको दिया हुआ है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013. इसमें सेक्शन नंबर 120 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और जो रूल है 27 एंड 28 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल, उसकी बात हुई है, ठीक है. क्या बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं. प्रोविजंस आल्सो प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करे हुए हैं, ठीक है. इसमें क्या लिखा है, इट स्टेट्स कि जो भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स वगैरह है दैट आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय अ कंपनी और अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड और कॉपीज टू बी गिवन टू एनी पर्सन बाय अ कंपनी अंडर द एक्ट मे बी, ठीक है, मे बी केप्ट और इंस्पेक्टेड और कॉपीज गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आप रख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करा जा सकता है, कॉपीज वगैरह अगर देनी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जा सकती है. रूल 27 जो है वो ये प्रोवाइड करता है कि लिस्टेड कंपनी जो है, ठीक है, और कंपनी जिसमें एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, में मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, मेंटेन करके रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. अब डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दी हुई है. तो डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है इसके अंदर समन, नोटिस, रिक्वेजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, रजिस्टर whether issued, sent or kept in pursuance of Companies Act या under any other law for the time in force or otherwise maintained on paper or in electronic form. डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी और चाहे आप इनको पेपर फॉर्म में मेंटेन करो या आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, डॉक्यूमेंट में क्या वो कवर माना जाएगा? द आंसर इज यस, माना जाएगा, ठीक है. रिकॉर्ड्स के अंदर बोला है कि इसमें रजिस्टर, इंडेक्स, अग्रीमेंट, मेमोरेंडम, मिनट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट या रूल्स मेड देयर अंडर टू बी केप्ट बाय अ कंपनी, वो भी कवर हो जाएगा. देयरफॉर सच डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैन आल्सो बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. यानी ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है यार. अच्छा, रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी मेंटेन्ड इन सच मैनर, जैसा कि बीओडी ऑफ द कंपनी को सही लगता है, ठीक है. इट मींस मैनर ऑफ मेंटेनेंस कैन बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, बट जो भी मैनर है, ये जो नीचे चीजें दी हुई है ये आपको जरूर सेटिस्फाई करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है. तो मैनर आप डिसाइड कर लो, बट ये जो नीचे चीजें दी है ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो क्या क्या चीजें हैं वो, जो भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे वो मेंटेन करना है सेम फॉर्मेट्स में एंड इन अकॉर्डेंस विद ऑल अदर रिक्वायरमेंट जो कि एक्ट और रूल्स के अंदर दी हुई है, पहली चीज. दूसरी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट या रूल्स शुड बी एडिक्वेटली रिकॉर्डेड फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है. रिकॉर्ड्स जो है वो केपेबल होना चाहिए ऑफ बीइंग रीडेबल, रिट्रीवेबल, रिप्रोड्यूसेबल इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी प्रिंट फॉर्म में भी हम निकाल सके उसको, तो ये मेक श्योर करना है. देन रिकॉर्ड्स आर केपेबल ऑफ बीइंग डेटेड एंड साइन डिजिटली, साइन करा जा सके, डेट डाली जा सके, ठीक है. ये चीज मेक श्योर करो. रिकॉर्ड्स वंस डेटेड एंड साइन डिजिटली शेल नॉट बी केपेबल ऑफ बीइंग एडिटेड और अल्टर्ड. एक बार साइन हो गया, डेट डल गई, फिर कोई भी उसको एडिट या अल्टर ना कर सके. एंड रिकॉर्ड शेल बी केपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड, ठीक है, जब जब जरूरत पड़े उनको अपडेट करा जा सके, ये भी मेक श्योर करना है. तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है. तो अगर शॉर्ट में हम बोले, रिकॉर्ड्स को सेम फॉर्मेट में मेंटेन करो, एडिक्वेटली रिकॉर्ड करो जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, रिकॉर्ड रीडेबल, रिट्रीवेबल और रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में भी, रिकॉर्ड्स केपेबल होना चाहिए ऑफ बीइंग डेटेड एंड साइन डिजिटली, ठीक है. जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह एक बार डेट डाल दी आपने, साइन कर दिया, तो फिर अल्टरेशन या जो एडिट है, ठीक है, एडिट ना कर सके रिकॉर्ड्स वगैरह को, ये मेक श्योर करना. एंड रिकॉर्ड शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड, ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. उसके बाद इस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा. देन सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स जो मेंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, रूल 28. इसमें क्या बोला है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी दूसरा डायरेक्टर या ऑफिसर है कंपनी का, एज द बोर्ड में डिसाइड, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है. सबसे पहले
एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अल्टरेशन या टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। देन इंश्योर करना अगेंस्ट लॉस ऑफ द रिकॉर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू या फेलियर ऑफ द मीडिया ऑन विच रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, तो ये ना हो। देन इंश्योर दैट द सिग्नेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डज नॉट रेप्यूडिएट द साइंड रिकॉर्ड एज नॉट जेन्युइन। ऐसा नहीं हो रहा है कि बाद में जिसने साइन करे वो बाद में बोल रहा है कि अरे अरे ये तो मैंने साइन कर दिया बट ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है, उसके साइन जेन्युइन नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलने लग जाए वो, ये भी एक चीज है। देन उसके बाद इंश्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये एडिक्वेटली सिक्योर्ड और वैलिडेटेड हो टू इंश्योर देयर एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंट इंटेंडेड परफॉर्मेंस। इंश्योर की कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कैन डिसर्न इनवैलिड एंड अल्टर्ड रिकॉर्ड, यानी पता कर सके, ठीक है, जो भी इनवैलिड और अल्टर्ड रिकॉर्ड है, तो यहाँ लिखा है ना सिस्टम कैन फाइंड आउट द इनवैलिड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इंश्योर की रिकॉर्ड्स एक्यूरेट, एक्सेसिबल और केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस्ड हो फॉर रेफरेंस लेटर, यानी कि बाद में अगर यूज करना है तो आसानी से करे जा सके। इंश्योर रिकॉर्ड्स आर एट ऑल टाइम्स केपेबल ऑफ बीइंग रिट्रीव्ड टू अ रीडेबल या प्रिंटेड फॉर्म। इंश्योर की रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन अ नॉन रीराइटेबल एंड नॉन इरेजेबल फॉर्मेट, जैसे पीडीएफ, ठीक है, और सम अदर वर्जन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड या फिर टेम्पर्ड, जिसके साथ आप छेड़खानी ना कर सको। एक बैकअप जो है वो एटलीस्ट आपको रख करके रखना है, ठीक है ना। टेकन एट अ पीरियोडिसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 डे, यानी हर एक दिन में आप बैकअप ले रहे हो। आर केप्ट ऑफ द अपडेटेड रिकॉर्ड्स केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एवरी बैकअप इज ऑथेंटिकेटेड एंड डेटेड एंड वो जो बैकअप्स है शैल बी सिक्योरली केप्ट एट सच प्लेसेस, जैसा कि बोर्ड जो है वो डिसाइड करे। Then limit the access to the records to the managing director, company secretary, any other director, officer या person performing the work of the company as may be authorized by the board, to limited access होनी चाहिए, सारे लोग access ना कर सकें। Ensure कि कोई भी reproduction of non-electronic original records in electronic form is complete, authentic, true and legible when retrieved. And arrange and index the records in a way that permits easy location, access, retrieval of any particular record, ठीक है, यानी easy accessibility होनी चाहिए, easily accessible हो। And take necessary steps to ensure security, integrity and confidentiality of the records। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे जो आप रेड में देख रहे हो ना इन शॉर्ट में, ये अगर आप याद रख लो तो भी जो है पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये आपको एक अगेन केस लॉ दिया है मिशलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। इसके अंदर क्या होता है, आरओसी तमिलनाडु पास्ड एन एडजुडिकेशन ऑर्डर इंपोजिंग अ पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134(3)(f) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो प्रोवाइड करता है दैट देयर शैल बी अटैच्ड टू स्टेटमेंट्स लेड बिफोर अ कंपनी जनरल मीटिंग अ रिपोर्ट बाय इट्स बीओडी, जिसके अंदर आपको इंक्लूड करना है एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय द बीओडी ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लेमर जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दिया है या फिर सीएस ने अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दिया है। रीजनल डायरेक्टर सदर्न रीजन चेन्नई ऑब्जर्व की स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उनकी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करा है डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड दे वर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये कहां पर लिखा ऑडिटर्स ने उनकी रिपोर्ट के अंदर। अब ये क्लियरली एविडेंट है साइड स्टेटमेंट से कि कंपनी के अंदर प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स वगैरह भी उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखे, बिकॉज अगर एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते तो जो ये वाला स्टेटमेंट है कि हमको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ये नहीं होता, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैकअप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बैकअप भी उन्होंने रख करके नहीं रखा था, लेकिन जो बीओडी है उन्होंने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कोई भी एक्सप्लेनेशन इस चीज को लेकर के ऑफर नहीं करा। तो रीजनल डायरेक्टर ने डायरेक्शंस इशू करे टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, एवरी डायरेक्टर एंड जो केएमपी ऑफ द कंपनी जो कि डिफॉल्ट में थे, और उनके ऊपर क्या करा, पेनल्टी जो है वो लगाई गई, ठीक है। फिर एक और केस लॉ है आपका अनिल कुमार पोद्दार वाला। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एप्लीकेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट कंपनी टू अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि उसके पास स्टैट्यूटरी राइट है भाई इंस्पेक्शन करने का in the capacity of a shareholder of the company and obtain the copies thereof upon the payment of the requisite charges। Respondent company ने submit करा कि applicant acquired 10 shares only and started harassing the company and its management by frequently demanding the copies of statutory register required to be maintained under Companies Act। तो वो बार बार परेशान कर रहा है basically company को। The court held that it appears कि applicant is in the habit of making such application, कि वो बार बार ऐसी application करता रहता है। It is a matter of common knowledge that presently all the statutory records of any company are available on the MCA portal, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, बट फिर भी वो जानबूझ करके क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कर रहा है। It is open for inspection to all concerned। The certified copies जो है वो भी obtain करी जा सकती है from the department of the ROC concerned। Yet the applicant keeps on filing such frivolous applications and it is therefore apparent that he is not a bona fide applicant। The application deserves to be dismissed। तो मना भी कर सकते हैं अगर इस तरीके का चीज हो ना कि फ्रिवलेस आप जो है कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो।
माइंड मैप पे आ जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डीएमएस वर्क्स थ्रू कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर, मैनेज, ट्रैक द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। डेफिनेशन ऑफ डीएमएस में हमने देखा है सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को। इट इन्वॉल्व्स 5 पॉइंट्स थे इसके अंदर, ठीक है, वो आपको याद करने की कोशिश करनी है। क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप एक्सेस कर सकते हो यार कहीं से भी। फुल इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल जो है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर। एंड ऑल्सो इट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू रिकॉर्ड्स बाय यूजर, किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स जो है उनको टैग करा जा सकता है बाय एनी रिक्वायर्ड डेटा, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे हैशटैग प्रोडक्शन कर दिया आपने, ठीक है, तो सारा कुछ जो है एक जगह आपका उस टैग के अंदर कवर हो जाएगा। फिर बाद में अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वो कीवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हो। क्या एडवांटेजेस थे यार? ट्रैकिंग ऑन चेक इन एंड चेकआउट बाय वेरियस ऑफिसर्स, लॉकिंग अनलॉकिंग, रोल बैक का ऑप्शन या रिट्रीव करने का ऑप्शन, डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, ईज इन ऑडिट ट्रेल, एनोटेशंस एंड स्टैम्प्स और साइमल्टेनियस एडिटिंग। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या था? कॉस्ट इफेक्टिव, ईज ऑफ यूज, लेबर सेविंग, सर्चेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, वर्जन ट्रैकिंग। डिसएडवांटेजेस में सॉफ्टवेयर रिस्क, फॉर्मेट रिस्क, रिलायबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। ठीक है, सो पोर्टेबिलिटी दोनों के अंदर है, एडवांटेजेस में भी और डिसएडवांटेजेस में। फिर 120 वाला हमने देखा, ऑप्शनल टू मेंटेन अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रूल 27 हमने देख लिया, ये लिस्टेड कंपनी प्लस कंपनी हैविंग इक्वल टू या मोर देन 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, अगेन ऑप्शनल टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इन द मैनर डिसाइडेड बाय बीओडी। Records are maintained in the same format, information adequately recorded होनी चाहिए। Records must be capable of being readable, retrievable and reproducible in printed form. Records are capable of being dated and signed digitally. Records not be capable of being edited या altered. Records shall be capable of being updated. ठीक है। देन सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करें आपने रूल 28 के अकॉर्डिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एमडी, सीएस, एओडी या ऑफिसर्स वगैरह की, अदर कंसर्न जो भी है। Person responsible shall protect the records from unauthorized access, safeguard the records in case of damage to media on which records are maintained. Signatory doesn't reject the signed record. Systems are properly secured. Systems can find out the invalid records. Reproduction of document possible होना चाहिए, properly retrieve कर सकें. Records cannot be edited या erased. Proper backup होना चाहिए. Limited access होनी चाहिए. Reproduction of original in electronic जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी ओरिजिनल टू इलेक्ट्रॉनिक अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर्ली करो। इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और लास्ट में सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करना है। देन फिर उसके बाद ये मिशलिन वाला जो केस है हमने देख लिया, 134(3)(f) वाला, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, ऑडिटर्स ने जो है ये वाली चीज पॉइंट आउट करी, बट इसको लेकर के बोर्ड ने कोई भी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो प्रोवाइड नहीं करा, तो उसके बेसिस पे जो भी एक्शन है, ठीक है, वो लिया गया। जो भी डायरेक्टर है केएमपी है उनके अगेंस्ट में, और उनको पेनलाइज भी करा गया। एंड देन अनिल कुमार पोड्डार वाला जो भी हमने देखा लास्ट में कि इंस्पेक्शन वगैरह वो सीख करता है, बट वो बार बार ऐसा करता है, फ्रिवलेस एप्लीकेशन वगैरह करता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एप्लीकेशन है उसको क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। तो ये पूरा आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिजिकल रिपोजिटरी। तो फिजिकल रिपोजिटरी में सबसे पहले ये बताया कि फिजिकल रिपोजिटरी रेफर्स टू अ सेंट्रल प्लेस जहाँ पे डेटा को स्टोर और मेंटेन करा जाता है। रिपोजिटरी कैन बी अ प्लेस जहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस या फाइल्स जो है आप रख सकते हो, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ नेटवर्क। या रिपोजिटरी कैन बी अ लोकेशन जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल हो टू द यूजर विदाउट हैविंग टू ट्रेवल अक्रॉस अ नेटवर्क। तो इन सब बातों का कुछ ना कुछ मतलब है, बट उसके अंदर अगेन नहीं जा सकते हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। सो अगर आपको इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है तो आपको पता है कि आपको कमेंट सेक्शन में वो चीज डाल देना है। देन वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम जो है उसका एक कंपैरिजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेटा रूम में पेपर्स, फाइल्स, बॉक्सेस और बाकी जो भी टेंजिबल चीजें वो आ जाती है। बट वर्चुअल डेटा रूम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सॉफ्ट कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट्स की, इंक्लूडिंग वीडियो या ऑडियो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कवर होता है। सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो इट लाइज विद द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन जो कि इंचार्ज है डेटा रूम का। एंड वर्चुअल डेटा रूम की बात करें तो ये ज्यादा सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू फिजिकल डेटा रूम, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो दे सकते हो यूजर को। इन एडिशन टू दिस फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट फायरवॉल्स जो है उसका भी यूज करा जा सकता है प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए, सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ डेटा रूम, ऑब्वियसली यहाँ आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बट यहाँ पर आप इसको लाइक लेस देन 48 आवर्स में भी क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। देन कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट फिर से फिजिकल डेटा रूम के अंदर ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्सन टू टेक केयर ऑफ डेटा रूम, देन रिक्वायर्स द बिडर्स टू ट्रैवल फ्रॉम देयर प्लेस टू द प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ डेटा रूम। वर्चुअल डेटा रूम की अगर बात करें तो कॉस्ट यहाँ पर क्या होने वाली है? कम होने वाली है। देन कन्वीनियंस की अगर बात करें तो सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स इज टाइम कंज्यूमिंग व्हेन इट कम्स टू फिजिकल डेटा रूम, बट वर्चुअल के केस में काफी आसानी से आप क्या कर सकते हो? जो सर्च है वो कर सकते हो। देन एक्सेसिबिलिटी टू डेटा रूम, ऑब्वियसली यहाँ पर टाइमिंग्स रख करके रेस्ट्रिक्शंस जो है लगाई जा सकती है, बट वर्चुअल के केस में तो आप कभी भी जो है एक्सेस कर सकते हो। देन फैसिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ पर ये आसानी से करा जा सकता है वर्चुअल के केस में। फैसिलिटी टू चेक हु हैज रिव्यूड व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ मेनी टाइम्स, ये यहाँ कर तो सकते हैं फिजिकल वाले केस में, बट कॉस्ट काफी ज्यादा आएगी। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें वर्चुअल डेटा रूम के साथ तो काफी कम कॉस्ट पे भी ये जो चीज है वो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जा सकती है। देन फैसिलिटी टू हाईलाइट न्यू इन्फॉर्मेशन,
टू बी कन्वेड मैनुअली टू ऑल द बिडर्स फिजिकल के केस में, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट कैन बी मेड इन द वेबसाइट क्रिएटेड एज डेटा रूम। एबिलिटी टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पर आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इन वन टू वन कम्युनिकेशन विद द सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस के पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना है, बिकॉज इस पे आपको जो है एक डिफरेंस का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो गुड फाइल नेमिंग कन्वेंशन जो है वो मदद करता है टू इंश्योर कि फाइल्स विद वर्क विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने प्रॉपर्ली नेमिंग वगैरह करी हुई है तो। टू टाइप्स ऑफ फाइल नेम्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, ये कब यूजफुल होता है, जब स्मॉल वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स वगैरह है विद एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स दैट लिंक द डिजिटल ऑब्जेक्ट टू द सोर्स मटेरियल। However, inconsistent application of terms or typos will increase to indexing या फिर sorting errors। अब ये आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को अच्छे से नहीं समझाया गया होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप ये देखोगे कि ये पूरा एक ग्रीन बॉक्स जो है इसी को लेकर के डेडिकेटेड है। इसमें आपको एक एक चीज समझाई हुई है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सोर्स मटेरियल क्या है, आइडेंटिफिकेशन स्कीम क्या है, लिंकेज कैसे है, जो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी है ना। स्मॉल वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन स्कीम लिंक द डिजिटल ऑब्जेक्ट टू द सोर्स मटेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स वाली चीज ये ऊपर लिखी है, इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स, इंडेक्सिंग एंड सॉर्टिंग एरर, ये भी यहाँ पर आपको नीचे जो है पूरा टाइपोज, इंडेक्सिंग एंड सॉर्टिंग एरर ये पूरा समझाया हुआ है। तो आप पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, एंड देन पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, और ये वाली चीज पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको बताया हुआ है, अगर आपने जो ऊपर दो लाइनें लिखी है वो नहीं समझी है तो। ठीक है, जो ये यहाँ पर बताया हुआ है आपको। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स। इसमें बोला ये यूजुअली सिस्टम जनरेटेड होते हैं और सीक्वेंशियल न्यूमेरिकल स्ट्रिंग होती है सिस्टम बेस्ड, जैसे डिजिटल आईडी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम, नेम ऑफ ओरिजिनल फाइल, एंड आर ऑफन लिंक टू मेटा डेटा जो कि स्टोर होता है कहीं। और नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स दीज आर ऑफन क्रिएटेड फॉर लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड may employ a digital ID number and numerical sequence to indicate the batch or parent child relationship। अब इनका भी क्या मतलब है वो पूरा आपको इसके अंदर पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, एक एक चीज समझाइए। ठीक है, नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम, डिजिटल आईडी नंबर, न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस, बैच या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो ये आप पॉज करके जो है अगर रीड करते हो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी जो है मिल जाएगी कि इनका मतलब क्या है। बस ये समझ जाओ कि यूज कहाँ पर होता है, बाकी ऑब्वियसली आप देखो ये याद करने के पहले, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा या नॉन डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा, याद करने के पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज आप भूल जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है या एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो ये एक बार पूरा पढ़ लेना पॉज करके। देन उसके बाद आता है कि क्या एडवांटेज है नॉन डिस्क्रिप्टिव नेम का। सो द एडवांटेज ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव नेम इज दैट लेस चांस होता है रिपीटेड या नॉन यूनिक फाइल नेम्स का विद डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज आप हर किसी को एक नंबर जो है, ठीक है, या तो आईडी आप उसको बोल दो या आप एक यूनिक नंबर बोल दो, वो असाइन कर देते हो। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाइल नेमिंग। File names should be unique and consistently structured, be persistent and not tied to anything जो कि over time या location के according change हो जाए। Limit the character length to no more than 25 to 35 characters। Use leading zeros to facilitate sorting in numerical order if following a numeric scheme। ठीक है, जैसे ये 001 और ये वाली चीज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 2 की जगह आप 001 इस तरीके से लिखो। Contain a file format extension। Use a period followed by a file extension, for example .tif.jpg। ठीक है, use lower case letters, however when a name has more than one word, अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो उस केस में स्टार्ट ईच वर्ड विथ एन अपर केस लेटर, फॉर एग्जाम्पल फाइल नेम कन्वेंशन 001 इस तरीके से। तो हर एक आप देखो फाइल का जो है वो अपर केस में, एन जो है वो अपर केस में, सी जो है वो अपर केस में। Then use numbers and or letters but not characters such as symbols or spaces that could cause complications across the operating platforms। Use hyphens or underscores instead of spaces। Use standard date notation। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। Then avoid blank spaces anywhere within the character string and not use an overly complex or lengthy naming scheme that is susceptible to human error during manual input, जैसे कि फाइल नेम कन्वेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखना है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा है ना प्रॉपर्ली। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, कॉम्प्लेक्स या लेंदी नेमिंग जो है वो अवॉइड करना है। अब इसमें से अगर कोई सा भी पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है, जो अभी हमने वाले पॉइंट्स पढ़े, तो आप बस जो है कमेंट सेक्शन में वो चीज डाल देना और मैं उसको लेकर के आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 10 बेसिक रूल्स जनरल गाइडलाइन फॉर स्ट्रक्चरिंग द फोल्डर और फाइल नेमिंग। तो सबसे पहले तो इसमें जो मेन है आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि डूस क्या है, डोंट्स क्या है। ठीक है, सो इसके अंदर अवॉइड एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम्स एंड कॉम्प्लेक्स हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स, इंस्टेड यूज इंफॉर्मेशन रिच फाइल नेम्स। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम्स आपको नहीं यूज करने हैं, वो आपको अवॉइड करना है। तो आप इस तरीके का जरूर नाम रखो, बट इस तरीके का मत रखो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, इसका रीजन दिया हुआ है, रीजन आप एक बार रीड कर सकते हो।
देन पुट सफिशिएंट एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर फॉर इजी रिट्रीवल एंड आइडेंटिफिकेशन बट डू नॉट ओवरडू इट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे उन्होंने प्रॉपर्ली डाला हुआ है कि एबीसी सर्च रिपोर्ट इनवॉइस और फिर ये डेट भी डाल दी। यहाँ पर ये चीज नहीं डाली हुई है तो कब का इनवॉइस है वो फिर थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, आपको फिर ओपन करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा। तो सफिशिएंट एलिमेंट्स डालो, ठीक है, जिससे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सको। ऑब्वियसली ज्यादा भी नहीं डालना है, ज्यादा डालेंगे तो फिर वो इस वाली कैटेगरी में चला जाएगा यार, है ना, तो ज्यादा भी नहीं डालना है, बट कुछ कुछ एलिमेंट्स डालने हैं जिससे आसानी से चीजें आइडेंटिफाई हो सके। देन यूज द अंडरस्कोर एज एलिमेंट डीलिमिटर, मतलब जहां आपने एक एलिमेंट खत्म करा उसके बाद आप अंडरस्कोर लगा दो। ठीक है, बाकी और कुछ यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हो कि स्मिथ जे फिर एक आपका अंडरस्कोर आ गया, फिर उसके बाद एक्सा फिर अंडरस्कोर आ गया, तो इस तरीके से जो है लिखना है। ठीक है, ये इन्होंने बीच बीच में जैसे डॉलर का साइन उन्होंने यूज कर लिया यहाँ पर, तो ये चीज नहीं करनी है ना, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। देन उसके बाद यूज द हाइफन टू डिलिमिट वर्ड्स विद इन एन एलिमेंट और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड विद इन एन एलिमेंट। तो स्मिथ फिर उसके बाद आपने हाइफन लगा के जॉन लिखा, तो आप देखोगे कि जॉन का जो जे है वो कैपिटल कर दिया, तो अगर ऐसा करना है आपको तो फिर आप बीच में क्या करोगे, हाइफन लगा दोगे। ठीक है, देन एलिमेंट शुड बी ऑर्डर्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंस एज मच एज पॉसिबल। सो जनरल टू स्पेसिफिक जाना है आपको, ये जब आप लिख रहे हो, जैसे पहले FY 2009 एक्मे कॉर क्वार्टर 3 का ट्रायल बैलेंस, है ना, इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर आप देखो कैसे लिखा है, ट्रायल बैलेंस क्वार्टर 3, फिर उसके बाद में ये ईयर आपका ईयर और वो बता दिया डेट। ठीक है, ईयर मंथ और डेट हो गई है। फिर उसके बाद एक्मे कॉर्प, तो ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है आपका स्पेसिफिक टू जनरल, बल्कि आपको जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। ठीक है, सो पहले आप FY 9 बता दिया, देन नेम ऑफ द कंपनी, देन फिर कौन सा क्वार्टर है, तो स्पेसिफिक होता चला जा रहा है ना, कि पहले ईयर फिर नाम फिर उसके बाद क्वार्टर 3 फिर ट्रायल बैलेंस फिर कौन से डेट का है, ये वो सारी चीज। उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस रूल होल्ड्स ट्रू व्हेन एलिमेंट्स इंक्लूड डेट एंड टाइम स्टाम्प। तो डेट शुड बी ऑर्डर्ड किस तरीके से, ईयर मंथ और डे। ठीक है, अब ये सब तरीके हो सकते हैं इसके अलग अलग लिखने के। टाइम शुड बी ऑर्डर्ड आर मिनट्स और सेकंड्स वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये जो आपका डेट है ना, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है November 20, 2009, और यहाँ पर भी। तो ये वाली चीज अवॉइड करो, ठीक है, और ये वाली चीज फॉलो करो। उसके बाद पर्सनल नेम्स विद इन एन एलिमेंट शुड हैव फैमिली नेम फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट नेम्स और इनिशियल्स। ठीक है, तो जैसे पर्सनल नेम अगर आप लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, पहले शुड हैव अ फैमिली नेम फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट नेम या इनिशियल्स। ठीक है, तो टेट पीटर, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट नेम है, और ये आपका क्या है, फैमिली नेम। ठीक है ना, सरनेम वगैरह जो है पहले वो लिख दिया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद एब्रीविएट द कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स व्हेनेवर पॉसिबल, जहां पर भी पॉसिबल है वहां पर आप एब्रीविएशन का यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर लिखा है ना, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू क्यूबैक, तो इसको शॉर्ट में एब्रीविएशन के फॉर्म में क्या लिख सकते थे, रेवेन्यू क्यूबैक। ठीक है, रेवेन्यू क्यूसी जो इन्होंने करा है, तो जहां पर भी पॉसिबल है वहां आप लिख सकते हो। ठीक है, बट हाँ ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए यार, है ना, जब आप लिख रहे हो तो समझ में आना चाहिए। Then element for version control should start with V followed by at least 2 digits and should be placed as the last most element. To distinguish between working draft, that is minor revisions, use VX, यानी वही वर्जन का शॉर्ट फॉर्म बोल दोगे आप, 01 then VX 99 range, and for final draft V100 एंड V9XX। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं आपको कि अगर वर्जन अलग अलग है आपके पास डॉक्यूमेंट के, तो आपको लिखना कैसे उसको, तो MCIM प्रपोजल V09। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे MCIM प्रपोजल 9 डॉक, ठीक है, तो कौन सा वर्जन है वो पता चलना चाहिए, इसलिए V09। ठीक है, तो ये सही तरीका है। सो जब भी वर्जन कंट्रोल की बात होगी, इट शुड स्टार्ट विद V फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 digits। ठीक है, तो यहाँ पर V और फिर उसके बाद फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 digits। ये इसका रीजन याद दिया हुआ है, रीजन जरूर आप एक बार पढ़ लेना तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी, मैं रीजन में नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, देन उसके बाद प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ द पर्टिनेंट सब फोल्डर्स टू द फाइल नेम ऑफ फाइल्स दैट आर बीइंग शेयर्ड वाया ईमेल या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर ऐसा होता है तो जो भी बेसिकली यहाँ पर इन्होंने आपको ये बताया है कि अटैच्ड फाइल्स या फाइल्स शेयर्ड थ्रू पोर्टेबल डिवाइसेस इंक्लूड ओनली द फाइल नेम एंड कैन बी टोटली डिवॉइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट that is generally provided by the folder structure of origin. To compensate and avoid the confusion, it is sometimes essential कि आप prefix लगा दो, ठीक है, किसका, सब फोल्डर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने सब फोल्डर का प्रीफिक्स लगाया हुआ है। सिर्फ अगर डोंट्स में देखे तो क्या कर रहे हैं वो, WO सुजुकी और इस तरीके से लिख दिया .xls, बट यहाँ पर देखो इन्होंने ये पूरा आगे लगाया हुआ है। ठीक है, प्रोड PS ये। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये मेन इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि
जो ये 10 आपके पूरे पॉइंट्स हैं, ठीक है? 10 जो ये आपको बताए इन्होंने बेसिक रूल्स, ये आपको याद रखने हैं, इस पे आपको जो है क्वेश्चन बन करके आ सकता है। शॉर्ट में अगर अपन फटाफट एक बार रिवाइज़ करें तो क्या-क्या एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा लॉन्ग फ़ोल्डर नेम्स वगैरह अवॉइड करना है, सफिशिएंट एलिमेंट्स वगैरह होने चाहिए यार, है ना? जिससे कि आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सके। अंडरस्कोर का आप यूज़ करोगे, हाइफ़न का आप यूज़ करोगे टू डिलिमिट द वर्ड्स विदिन एन एलिमेंट। देन एलिमेंट्स को आपको ऑर्डर करना है तो प्रॉपर्ली ऑर्डर करना है ना? स्पेसिफिक डिटेल पहले नहीं आएगी, स्पेसिफिक डिटेल बाद में आएगी, तो ऑर्डर क्या होगा? जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल। देन उसके बाद ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस रूल जो है, ठीक है? वो आपका आ जाता है कब? जब डेट और टाइम स्टैम्प्स इन्वॉल्व है, तो वो किस तरीके से लिखना है वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने। देन उसके बाद में पर्सनल नेम जो है आपके, ठीक है? उसमें पहले आप फैमिली नेम लिखोगे फॉलोड बाय द फर्स्ट नेम या इनिशियल्स जो भी है, ठीक है? फिर उसके बाद में जो भी कंटेंट ऑफ एलिमेंट अगर आप उसको एब्रिविएट कर सकते हो, एब्रिविएशन दे सकते हो तो कोशिश करो कि आप दे दो, ठीक है? देन उसके बाद वर्जन कंट्रोल की अगर बात आती है तो वी फॉलोड बाय 2 डिजिट्स और सबसे लास्ट में आप रखोगे इसको लास्ट मोस्ट एलिमेंट, ठीक है? लास्ट मोस्ट एलिमेंट होगा ये। देन उसके बाद लास्ट में जो प्रीफिक्स है आप वो ज़रूर लगा दो, जो भी सब फ़ोल्डर होता है उसका, ठीक है? बिकॉज़ कई बार ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आए, तो आप सब फ़ोल्डर के बारे में भी अगर आगे लिख दोगे एज़ अ प्रीफिक्स अगर आप लगा दोगे, तो चीज़ें आसानी से जो है वो समझ में आ जाएँगी कि किसका आप रेफ़रेंस जो है वो दे रहे हो। ठीक है? अब आ जाओ माइंड मैप के ऊपर। माइंड मैप में फिजिकल रिपॉजिटरी, सेंट्रल प्लेस जहाँ पे डेटा इज़ स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, प्लेस वेयर मल्टीपल डेटाबेस और फाइल्स आर लोकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ नेटवर्क एंड लोकेशन दैट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द यूज़र विथआउट हैविंग टू ट्रैवल अक्रॉस अ नेटवर्क। मतलब तीनों तरीकों से उन्होंने वो डेफिनिशन दी हुई है। आप कोई सी भी एक लिख दो, मेरे हिसाब से पहली वाली ज़्यादा बेहतर है, सेंट्रल प्लेस वाली। देन वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम का कंपैरिजन, इसके बेसिस पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रिएशन ऑफ डेटा रूम, कॉस्ट, कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी टू डेटा रूम, facility to restrict the access of a specific document, facility to check who has reviewed what documents and how many times, facility to highlight new information, ability to copy documents, one to one communication with the seller या उसके representatives, ठीक है? देन उसके बाद कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर में टू टाइप्स ऑफ फाइल नेम्स, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है? नॉन डिस्क्रिप्टिव आपको बता दिया मैंने एक बार फिर से पहले भी कि सिस्टम जनरेटेड है एंड डिजिटल आईडी वगैरह आप जो है, ठीक है? वो आप कर देते हो असाइन। ऑब्वियसली लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए ये यूज़ होता है। एंड एडवांटेजेस क्या है इसका कि एडवांटेज ऑफ लेस चांस ऑफ रिपीटेड या नॉन यूनिक फाइल नेम्स, ठीक है? तो ये इसका एक एडवांटेज है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाइल नेमिंग, बी यूनिक एंड कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड, बी पर्सिस्टेंट एंड नॉट टाइड टू एनीथिंग जो कि ओवर टाइम एंड लोकेशन चेंज हो जाए। लिमिट करो कैरेक्टर लेंथ को टू नो मोर देन 25 टू 35 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए, जो पहले ऊपर भी हमने पढ़ा कि बहुत बड़े-बड़े नाम आप अवॉइड करो 10 बेसिक रूल्स के अंदर जो पहला रूल था। देन यूज़ लीडिंग ज़ीरोस टू फैसिलिटेट सॉर्टिंग इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है? उसके बाद कंटेन अ फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन, यूज़ अ पीरियड फॉलोड बाय अ फाइल एक्सटेंशन, यूज़ लोअर केस लेटर्स, ठीक है? जहाँ पर भी हो सके। ऑब्वियसली जहाँ पर भी नेम में एक से ज़्यादा वर्ड है, तो हर एक वर्ड जो है फिर वो अपर केस लेटर से स्टार्ट होगा, है ना? जो ये हमने डिस्कस कर लिया था। एफ कैपिटल, एन कैपिटल, सी कैपिटल। Then use numbers and or letters but not characters such as symbols or spaces that could cause complications across the operating platforms. Use hyphens or underscores instead of spaces. Use standard date notation, ठीक है? इस तरीके से avoid blank spaces anywhere within the character string, ठीक है? blank space नहीं होनी चाहिए basically, and not use an overly complex या lengthy naming scheme जो कि susceptible हो to human error during manual input, जैसे इतना बड़ा और इस तरीके का आपने करा। अब देखो, अब यहाँ पर स्पेस भी नहीं है और इन्होंने हाइफन वगैरह का, अंडरस्कोर वगैरह का भी यूज़ नहीं करा है, तो इट इज़ गेटिंग वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको रीड कर पाओ। देन फिर उसके बाद 10 बेसिक रूल्स जनरल गाइडलाइन जो है, ठीक है? कि एक्स्ट्रा लॉन्ग नेम जो है, कॉम्प्लेक्स हियरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो अवॉइड करना है, सफिशिएंट एलिमेंट्स आपको जो है रखने हैं, ठीक है? ईज़ी रिट्रीवल और आइडेंटिफिकेशन के लिए, बट ज़्यादा भी मत कर देना, नहीं तो फिर वो इसके अंदर कवर हो जाएगा कि बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया। देन अंडरस्कोर का आप यूज़ करोगे एज़ एलिमेंट डिलिमिटर, हाइफन का यूज़ करा जाएगा टू डिलिमिट वर्ड्स विदिन एन एलिमेंट। Then elements should be ordered from general to specific detail of importance. The order of importance rule holds true जब elements के अंदर include कर रहे हो आप date and time stamp. पर्सनल नेम्स विद इन एन एलिमेंट में सबसे पहले फैमिली नेम होना चाहिए, देन फॉलोड बाय फर्स्ट नेम या फिर जो भी उनके इनिशियल्स है। जहां पर भी पॉसिबल है एलिमेंट्स के कंटेंट को एब्रिविएट करना आप करो। एलिमेंट फॉर वर्जन कंट्रोल अगर है तो वी फॉलोड बाय 2 डिजिट्स और ये लास्ट में आना चाहिए एलिमेंट, अगर हम बात करें तो ये लास्ट मोस्ट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? देन फिर उसके बाद प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ द पर्टिनेंट सब फोल्डर्स टू द फाइल नेम ऑफ फाइल्स दैट आर बीइंग शेयर्ड वाया ईमेल या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर आप ईमेल के थ्रू या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू कोई भी फाइल वगैरह शेयर कर रहे हो तो उसमें आप मेक श्योर करो कि जो सब फोल्डर का नेम है वो भी आप इंक्लूड कर दो, ठीक है? देन उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट कंट्रोल एफर्ट्स
ठीक है, इसमें क्या बोला है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल एफर्ट्स के अंदर कंट्रोल मेजर्स शैल बी इंप्लीमेंटेड इन द कंपनी टू मैनेज द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे इंस्ट्रक्शंस का इशू होना या प्रोसीजर का या ड्राइंग्स एंड देयर चेंजेस व्हिच आउटलाइन द एक्टिविटीज जो इंपैक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड को, तो कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करे जाने चाहिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट कौन इशू कर रहा है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को इशू करा जा रहा है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे हो रहा है, वो सब पे आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सको। देन रिव्यू एंड अप्रूवल की बात आ जाती है, तो अब एक बार डॉक्यूमेंट आपका इशू हो चुका है तो अब उसको रिव्यू करा जाएगा और अप्रूव करा जाएगा। सो डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एनी चेंजेस मस्ट अंडरगो अ रिव्यू टू एंश्योर की एडिक्वेसी जो है बनी रहे, एंड ऑथराइज्ड पर्सनल आर रिस्पांसिबल फॉर अप्रूविंग एंड रिलीजिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा टू द लोकेशन जहां पे स्पेसिफाइड एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, यानी जिस भी एक्टिविटी से वो डॉक्यूमेंट जो है रिलेटेड है या लिंक्ड है, एंड द एम इज टू एंश्योर दैट डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल एंड यूटिलाइज्ड वेयर नेसेसरी, वहीं पर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो जहां पर जरूरी है। चेंजेस टू डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आप चेंज करते हो तो ऑब्वियसली उन चेंजेस का भी रिव्यू करा जाएगा और उनको भी अप्रूव करा जाएगा। ओरिजिनल रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग अथॉरिटी हैंडल द चेंजेस अनलेस अनदर डेजिग्नेटेड रिस्पांसिबल अथॉरिटीज असाइन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो अथॉरिटी ने, ठीक है, यहाँ पर आपका ऊपर जो यहाँ पर जो लोग रिव्यू कर रहे थे, ठीक है, रिव्यू एंड अप्रूवल यहाँ पर जो भी कर रहे थे, जिन्होंने पहली बार रिव्यू और अप्रूव करा था, वही अथॉरिटी जब चेंजेस होंगे उनको भी रिव्यू और अप्रूव करने का काम करेंगे अंटिल एंड अनलेस कोई और अथॉरिटी डेजिग्नेट कर दी गई। इन सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड्स शुड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग, ऑपरेटिंग लॉग्स होना चाहिए यानी नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स जिन्होंने वर्क करा है सेम डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज, जो भी रिव्यूज वगैरह उसके क्या रिजल्ट है वो भी रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ द चेंजेस सजेस्टेड बाय ईच रिव्यूअर एंड बेसिस ऑफ द रिजेक्शन ऑन नॉन अग्रीमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अलग अलग रिव्यूअर्स हैं उन्होंने क्या चीज सजेस्ट करी है कि क्या चेंजेस करना चाहिए डॉक्यूमेंट में, और अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो जो भी उन्होंने सजेस्ट करा है तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, बेसिस क्या है उस रिजेक्शन का। इंस्पेक्शन में लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड हैव इंस्पेक्शन राइट्स, देन मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द पर्सन टू whom the file is shared, and information analysis यानी प्रोवाइड ईज इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या होगा, ऑपरेटिंग लॉग्स, रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज, इंस्पेक्शंस, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस। देन 3 की कॉन्सेप्ट जो कि गवर्न करते हैं केयर ऑफ रिकॉर्ड्स को एंड आर्काइव्स को। कीपिंग टुगेदर, सबसे पहले रिकॉर्ड्स मस्ट बी केप्ट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट या सेक्शन जो कि रिस्पांसिबल है उनके क्रिएशन या अक्यूमुलेशन के लिए, इन द ओरिजिनल ऑर्डर जो कि स्टैब्लिश करा गया था एट द टाइम ऑफ देयर क्रिएशन, तो जैसे जैसे वो क्रिएट करे गए थे उसी ऑर्डर में आपको वो रख करके रखना है, आप डिपार्टमेंट वाइज रखो या सेक्शन वाइज रखो। देन दिस गिव्स देम देयर एविडेंशियल नेचर एंड डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेसिस है फॉर रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड्स, नोइंग हु क्रिएटेड और यूज्ड अ रिकॉर्ड and where, when and why is the key to retrieval rather than their format, subject matter or content। तो फॉर्मेट, सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट तो अपनी जगह ठीक है, बट ये किसने बनाया था, ठीक है, रिकॉर्ड किसने क्रिएट करा था, क्यों क्रिएट करा था, कहाँ क्रिएट करा था, ठीक है, कब क्रिएट करा था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना चाहते हो तो, ठीक है, एज कम्पेयर टू कि वो फॉर्मेट क्या था, उसमें कंटेंट क्या था, वो उसमें आपको रिट्रीवल में तो हेल्प होगी नहीं ना। अगर आपको पता होगा किसने क्रिएट करा था, कब क्रिएट करा था, क्यों क्रिएट करा था, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर से वो डॉक्यूमेंट क्या करवा सकते हो, क्रिएट करवा सकते हो। And this is true for proper this is true for paper based records as well as the electronic records, ठीक है, दोनों के ही केस में जो ऊपर हमने बातें पढ़ी है ये एप्लीकेबल होती है। देन इंश्योर लाइफ साइकिल, एवरी रिकॉर्ड फॉलोज अ लाइफ साइकिल, ठीक है, अभी लाइफ साइकिल बेसिकली 3 फेजेस में इन्होंने डिवाइड करी हुई है, एक होता है करंट फेज, एक होता है सेमी करंट फेज और एक होता है नॉन करंट फेज, ठीक है। अब करंट फेज में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स का रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो अपने जो भी बिजनेस है उसको कंडक्ट करने के लिए, एंड उनको मेंटेन करा जाता है उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही या इन द फाइल स्टोर ऑफ एन एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स ऑफिस या फिर रजिस्ट्री, ठीक है, तो जहाँ पे ओरिजिन हुआ है वहीं पे मेंटेन करते हैं या एक स्टोरेज जो हमने बना करके रखा है वहां पर करते हैं। सेमी करंट फेज में क्या होता है, दे आर यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली, आप रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे हो और आप इनको मेंटेन करके रखते हो इन रिकॉर्ड्स सेंटर, ठीक है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन पे नहीं करके रखते, क्यों, क्योंकि रेगुलरली यूज में नहीं आ रहे हैं। नॉन करंट फेज में क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं अनलेस दे हैव अ कंटिन्यूइंग वैल्यू, जिसके बेसिस पर प्रिजर्व करके उनको रखना चाहिए, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मेरिट नहीं है कि हम उनको प्रिजर्व करके रखें तो हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे नॉन करंट फेज में। Then record preservation, इसमें क्या हो रहा है, the care of records and archives should be managed to the range of actions from the development of record keeping systems creation and preservation of records to their use as archives। so basically preserve करके रखना documents को या records को। concept suggests 4 actions continue or reappear throughout the life of a record: identification of records, intellectual control, provision of access and physical control, ठीक है, ये 4 चीजें जो है वो होती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना रिकॉर्ड्स को, फिर इंटेलेक्चुअल कंट्रोल यानी उनका डिस्क्रिप्शन, इंडेक्सिंग, अरेंज करना, प्रिजर्वेशन करना, प्रोविजन ऑफ एक्सेस, कौन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसके पास अथॉरिटी है, नहीं है, वो वाली चीज, एंड लास्ट में फिजिकल कंट्रोल यानी स्टोरेज, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी।
ठीक है। फिर एक केस स्टडी आपको दिया है, एक बार आप गो थ्रू कर लोगे। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है तो इसमें लिखा है कि यहाँ पर आप स्ट्रेटजीज का यूज करते हो जो कि क्या कर सके, एनहांस और प्रोलॉन्ग कर सके जो यूजेबल लाइफ है रिकॉर्ड्स की और आर्काइव्स की। इट कवर्स द स्टोरेज एंड हैंडलिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सीबीएलओडीआर के अंदर इसको लेकर के क्या लिखा है कि रेगुलेशन 9 प्रोवाइड्स लिस्टेड एंटिटी शेल हैव अ पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पॉलिसी होना चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। ऑब्वियसली किसने अप्रूव करी होगी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्लासिफाइंग देम इन एटलीस्ट 2 कैटेगरीज। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि परमानेंट इन नेचर आपको प्रिजर्व करके रखने हैं, ठीक है, हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखो। एंड दूसरे वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनका प्रिजर्वेशन पीरियड जो है वो नॉट लेस देन 8 ईयर्स है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस। प्रोवाइडेड की लिस्टेड एंटिटी मे कीप द डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन ए एंड बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, रख सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 30 सब रेगुलेशन नंबर 8 में क्या लिखा है? लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट वो सारी इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। एंड वो जो डिस्क्लोजर है वो होस्ट करके रखे जाएंगे वेबसाइट पे ऑफ द लिस्टेड एंटिटी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए। एंड देयर आफ्टर एज पर द आर्काइवल पॉलिसी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी जो वेबसाइट पे आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, आर्काइवल पॉलिसी भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। द आंसर इज यस। Accordingly, the companies are required to prepare a policy statement relating to the preservation of its documents and archival of documents, ठीक है, सिंपल सी बात है यार ये तो। Following factors need to be considered in the preparation of the preservation and archival policy of the company। क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले एनालिसिस एंड रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, ठीक है। इसके अंदर रिव्यू और रिवाइज करोगे लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज को, रिव्यू एंड रिवाइज करोगे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर, डिटरमाइन करोगे रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स की क्या फैसिलिटीज और स्टाफिंग हमको चाहिए, एंड डेवलप करोगे स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लान। देन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिकॉर्ड्स, इसमें साउंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स बनाए जाएंगे और मैनेज करा जाएगा क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ फाइल्स को। Then providing physical protection for records, implementing and maintaining the preservation measures, developing the emergency plans जिससे आप records protect कर सको, and identifying and protecting the vital records. मैनेजिंग दी रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड सेंटर, इसमें आप डेवलप एंड मेंटेन कर रहे हो रिकॉर्ड सेंटर की फैसिलिटी, ट्रांसफरिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल शेड्यूल, एंड डिस्पोजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स जैसा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग पता चल गया कि यार अब ये डॉक्यूमेंट काम करनी है तो उसको क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। मैनेजिंग द आर्काइव में एक्वायरिंग एंड रिसीविंग द आर्काइव, अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द आर्काइव्स अकॉर्डिंग टू आर्काइवल प्रिंसिपल्स एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक एक्सेस टू द आर्काइव्स। देन सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग द प्रोग्राम, इसमें क्या हो रहा है? प्रमोटिंग द रिकॉर्ड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, promoting education for records and archive personnel, and developing and expanding the records and archive प्रोफेशन। तो यार ये चीज जो है ये थोड़ा सा कंटेंट कॉम्प्लेक्स सा है तो ये आपको याद करने में दिक्कत आएगी, बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करा जाता है जब आप प्रिजर्वेशन या आर्काइवल पॉलिसी कंपनी की तैयार कर रहे हो। तो सबसे पहले एनालिसिस और रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम का, कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है, और फिर आपने एनालिसिस कर लिया और फिर उसके बाद उसको रीस्ट्रक्चर करना, क्या उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है। देन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिकॉर्ड्स, providing physical protection for records, managing the records in record center, managing the archive, supporting and sustaining the program, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आपको दिया प्रिजर्वेशन ऑफ लिटिगेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर ये बोला है कि डॉक्यूमेंट्स जो अराइज हो रहे हैं आउट ऑफ वेरियस लिटिगेशन उसको प्रिजर्व करके रखना है। किस तरीके से? उस तरीके से जैसा कि ऑर्डर या डायरेक्शन में प्रोवाइड करा है कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जुडिशियल अथॉरिटी या जो भी दूसरी अथॉरिटी है उसने, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर नहीं दिया है तो डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिजर्व करना है 8 सालों के लिए, ठीक है, 8 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर ईयर्स के लिए आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द लिटिगेशन, ठीक है। लिटिगेशन हो गई कंक्लूड, उसके बाद लगातार 8 सालों के लिए आपको जो है उसको प्रिजर्व करके रखना है। फिर उसके बाद में ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डेविएशन फ्रॉम द पॉलिसीज में लिखा है कि अगर कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, जुडिशियल या अदर अथॉरिटी, ठीक है, वो उसके पास पावर है टू डायरेक्ट अ कंपनी टू प्रोड्यूस, प्रिजर्व एंड नॉट डिस्ट्रॉय एनी डॉक्यूमेंट। However, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हैज और हैव बीन डिस्ट्रॉयड परसुएंट टू द पॉलिसी फॉलोड एज पर द सीबी रेगुलेशन, जो प्रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय कर भी दिया है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब ऑब्वियसली कोर्ट या ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा कि आप प्रोड्यूस करो तो यार आपने तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखा था जो भी टाइम था तब तक के लिए, फिर उसके बाद आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो पॉसिबल नहीं है करना। तो उस केस में क्या होगा? देयरफॉर नेसेसरी परमिशन टू दैट इफेक्ट हैज टू बी टेकन बाय द कंपनी एंड और अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी गिवन बाय द कंपनी फ्रॉम और टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज, ठीक है, कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है नहीं जो भी चीज है। एनी अदर एक्शन शैल नीड टू बी टेकन एज मे बी एडवाइज्ड बाय दीस अथॉरिटीज, फिर या जो भी अथॉरिटीज बोलेंगी वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल पॉलिसी यहाँ पर आपको दी हुई है यार। सो मॉडल पॉलिसी ये जो बताइए पर्पस एंड स्कोप, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड रिटेन, है ना, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो मॉडल पॉलिसी। इसके अंदर ये आपका जो एनेक्शर है वो थोड़ा सा काम का है। सो एनेक्शर में डॉक्यूमेंट जिनका प्रिजर्वेशन परमानेंट इन नेचर है, ठीक है, तो इस पे सवाल आ सकता है कि स्टेट द डॉक्यूमेंट जिनका प्रिजर्वेशन इज परमानेंट इन नेचर। तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स जिसमें परचेज, सेल डीड्स, लाइसेंसेस, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स आ जाएंगे।
Corporate records including certificate of incorporation, common seal, minutes of the board, committee and shareholder meetings, register of member and other statutory records, personal files of all the live employees, and any other record as may be decided by CEO या MD whole time director of the company from time to time. And document जिनका preservation period जो है shall not be less than 8 years after the completion of relevant transaction. इसमें books of account, bank statements and vouchers, filing with the stock exchanges, register of companies and other statutory authorities, payroll records इसके अंदर आ जाएंगे, employee deduction, authorization, attendance records, employee medical records, leave records, pension and जो भी retirement वगैरह है तो उससे related records वगैरह सब इसमें आ जाएंगे. Then CSR records, sponsorship project records, correspondence and internal memoranda जो होता है, ठीक है, जो internal communication के लिए use होता है, and any other record as may be decided by CEO of the company from time to time. Then documents जिनका preservation shall be for a minimum period of 3 years after the completion of the event. Tender documents, lease deeds and contract legal files, insurance records including policies and claims, all email correspondence, internal, external, documents under secretarial standard, there's a proof of sending the notice of meetings, proof of sending agenda notes on agenda and their delivery, proof of sending and delivery of the draft of the resolution, proof of sending draft minutes, proof of sending signed minutes, ये सब इसमें आ जाएगा. कोई भी दूसरा रिकॉर्ड जैसा कि सीईओ एमडी ऑल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टाइम टू टाइम मैनर में डिसाइड करे. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है. देन सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम. सो रिकॉर्ड रूम मस्ट बी लोकेटेड एट कन्वीनियंट लोकेशन जिससे हम एक्सेस कर सके रिकॉर्ड्स को. रिकॉर्ड रूम जो है उसको सेपरेट रखना है आपको दूसरी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उनसे अलग रखोगे आप बेसिकली इसको. एंड ये लार्ज इनफ होना चाहिए जिसमें सारी रेलेवेंट फाइल्स आ जाए. अकोमोडेशन सिक्योर होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जिससे कि वेट वगैरह रिकॉर्ड्स का वो बियर कर सकते हैं. तो बहुत बेसिक बेसिक सी बात है. देन बेस्ट कंडीशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड्स क्या है, नीट एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्री ऑफ डस्ट होना चाहिए, विद कंट्रोल लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. ये सारे फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखने हैं जब डेटा रूम को सेटअप कर रहे हैं. ह्यूमिडिटी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एक्सेस ह्यूमिडिटी होगी तो फंगस हो जाएगा एंड प्रोड्यूसेस अ proliferation of corrosive insects. Lack of humidity on the other hand produces brittle and fragile sheets of paper. तो controlled humidity रखनी है 30 to 40% के बीच में. And with less possible variation and the maximum of stability because variation of humidity provoke more damages than a stable low or medium. बार बार अगर वेरिएशन होता है ह्यूमिडिटी में तो ज्यादा नुकसान होता है, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है. टेम्परेचर में लोअर जितना होगा टेम्परेचर उतना ही अच्छा होगा. हाउएवर सजेस्टेड है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है वही रखो यार. ठीक है. लाइट के केस में बोला है कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, कंसिडरेबल इम्पैक्ट पड़ता है प्रिजर्वेशन पे. नॉट ओनली द विजिबल लाइट टू द ह्यूमन आई बट द इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो उससे भी डैमेज पहुंच सकता है. सो एट द एनवायरमेंट्स एक्सपोज्ड टू द डे लाइट शुड बी इंस्टॉल्ड कर्टन्स विद यूवी फिल्टर्स. तो कर्टन्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, यूवी फिल्टर्स के साथ में कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन वगैरह है, लाइट है, वो अंदर ना आए. डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज्ड टू मोर ल्यूमिनेंस शुड बी स्टोर्ड इन डार्क प्लेसेस until its public exposition. तो अगर पब्लिकली आपको कुछ शो वगैरह करना है डॉक्यूमेंट तब तो ठीक है, बट अदरवाइज आपको जो है उनको ज्यादा लाइट में जो है नहीं रखना है. ठीक है, तो ये एक चीज है जो ध्यान में रखना है. देन प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल. इसमें बोला है कि फॉर मैनेजिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी फर्स्ट स्टेप क्या है इन द प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप है टू आइडेंटिफाई कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आखिर कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. एंड क्या चीज आप सिक्योरली शेयर कर सकते हो, क्या चीज शेयर नहीं कर सकते. And for any business house, the following documents are primarily considered as confidential और complete privacy जो इनकी होनी चाहिए. Customer and employee की जो information होती है. So personal data is again, you know, personal data is information that can identify an individual जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेम्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब इसमें आ जाएगा. In India, many businesses have not adopted strong mechanisms to safeguard the personal information. Confidential information remains confidential even after it's no longer useful to the organization. तो यूजफुल नहीं है क्या उसके बाद में आप पब्लिकली कर दोगे रिलीज उस इंफॉर्मेशन को. द आंसर इज नो. कॉन्फिडेंशियल यानी कॉन्फिडेंशियल, चाहे यूज आप कर रहे हो या नहीं कर रहे. डेटा शुड बी सिक्योरली डिस्पोज्ड ऑफ अगर आपको नहीं है जरूरत तो. इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन एजेंसीज जो है वो मदद कर सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो या फिजिकल डेटा, उसको डिस्ट्रॉय करने में. कस्टमर एंड एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एनकम्पासेस डिस्कशंस ऑन एम्प्लॉय रिलेशंस. अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपने किसी के अगेंस्ट लिया था, ले ऑफ्स, टर्मिनेशंस, वर्कप्लेस इन्वेस्टिगेशन, ये सब क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है. देन ऑफिस के प्लान्स हो गए, ऑफिस आईडीज हो गई, इंटरनल प्रोसीजर मैनुअल हो गया, ये भी कॉन्फिडेंशियल की कैटेगरी में आता है. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंटरनल प्लानिंग है एंड प्रोसीजर है वो की एस्पेक्ट होता है फॉर कंट्रोलिंग द बिजनेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर कि ये जो है प्रोटेक्टेड रहे. It is important to place the documents with detailed office layouts throughout the offices to identify key exits in case of emergency. But the other documents and forms related to internal process and procedure should be kept electronically on a secure network drive. And I encourage the employees to limit the printout of such information जो भी वो internal process and procedures हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो भी क्या कॉन्फिडेंशियल है. तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बिकम ऑब्सोलीट अगर फिजिकल कॉपीज जो है वो अनऑथराइज्ड हैंड्स में आ गई तो, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गई जिसको की अथॉरिटी नहीं दी गई है तो दिक्कत हो सकती है. कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे नेचर ऑफ द अरेंजमेंट, सर्विस वैल्यूज, पार्टी नेम्स,
Avoid broadly sharing contracts, limit physical copies, consider electronic signatures to reduce the unnecessary printouts. Implement a secure document retention policy जिससे आप reduce कर सको risk of data breaches. And confidential business information को हम proprietary information या trade secret भी बोलते हैं, ठीक है जी. Trade secrets में क्या आता है? Non public competitively advantageous information जैसे manufacturing process, business plans, client list. Then misuse of confidential information जो है it can lead to illegal activities and costly lawsuits. Disclosure of sensitive employee and management information can erode trust, confidence, loyalty and productivity. तो बेसिक बेसिक सी बातें हैं यार. सजेस्टिव स्टेप्स क्या क्या है फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. सबसे पहले तो जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है आप उसको लॉक फाइल कैबिनेट्स में रखो और ऐसे रूम्स में रखो जो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करा जाता है करा जाना चाहिए बाय फायर वॉल्स, इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड्स. एम्प्लॉइज अपनी डेस्क क्लियर करके जाएं, अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो वो अपनी डेस्क पे ना छोड़ें, ठीक है, घर जाने के पहले. Then employees should refrain from leaving the confidential information visible on their computer monitors. जब वो अपना वर्क स्टेशन छोड़ के जाते हैं तो लैपटॉप में अगर कुछ खुला हुआ है जो कॉन्फिडेंशियल है तो वो उनको क्या करके जाना चाहिए, तो बंद करके जाओ आप या मिनिमाइज करके जाओ, ठीक है, जो भी आपकी स्क्रीन वगैरह है. All the confidential information whether contained on written documents या electronically should be marked as confidential. उस पे लिखा होना चाहिए confidential है. All the confidential information should be disposed of properly, ठीक है, सही तरीके से dispose of करना चाहिए. Then employees should refrain from discussing the confidential information public places में discussion मत करो. Employees should avoid using email to transmit certain sensitive या controversial information, ठीक है. So कोई email वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए कोई भी sensitive या controversial information exchange करने के लिए. Limit the acquisition of confidential client data, ठीक है, कम से कम confidential client data जो है वो acquire करो. Then before disposing of an old computer, use software program जिससे आप wipe out कर सको data जो उस computer के अंदर है या उसकी जो hard drive के अंदर है, ठीक है. तो ये points important है यार, ये आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है. माइंड मैप पे आ जाओ. सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, डॉक्यूमेंट कंट्रोल एफर्ट्स, रिव्यू एंड अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस टू डॉक्यूमेंट्स. फिर सेफ्टी एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स की बात हुई, ऑपरेटिंग लॉग होना चाहिए, रिजल्ट ऑफ रिव्यूज, इंस्पेक्शंस, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन एनालिसिस. देन 3 की कॉन्सेप्ट्स जो कि केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स को गवर्न करते हैं, कीपिंग इट टुगेदर, एंश्योर लाइफ साइकिल एंड रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है. देन 4 प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सीबीएलओडीआर की जो ये रेगुलेशन 9 और रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 8 है, इसमें फैक्टर्स वगैरह हमने देख लिए है ना. एनालिसिस एंड रीस्ट्रक्चरिंग द एक्जिस्टिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिकॉर्ड्स, providing physical protection for records, managing the records and record center, managing archives, supporting and sustaining the program. Then उसके बाद preservation of litigation documents as per the court's order in absence of such order for equal to or more than 8 consecutive calendar years. फिर उसके बाद आप destroy कर सकते हो. फिर deviation from the policy हमने देख लिया था. Then model policy के अंदर क्या क्या आता है, तो purpose and scope आता है, classification of documents जो preserve और retain करके रखने हैं, principle of responsibility of employees for preservation of documents, periodical review of the policy, suspension of record disposal in the event of litigation या claim, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड वेब आर्काइवल पॉलिसी जो इसके अंदर आ जाएगा. एनेक्सचर में डॉक्यूमेंट जो कि परमानेंट इन नेचर प्रिजर्व करके रखने हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपको एटलीस्ट 8 इयर्स के लिए क्या करने हैं, प्रिजर्व करके रखने हैं, और फिर एक ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि एटलीस्ट आपको 3 सालों के लिए प्रिजर्व करके रखने हैं. देन उसके बाद लास्ट में सेटिंग अप ऑफ अ रिकॉर्ड रूम, ठीक है. तो रिकॉर्ड रूम आप सेटअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कन्वीनियंट लोकेशन पे होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, लार्ज होना चाहिए, ठीक है, जिससे सारी चीजें वो स्टोर कर सके, सिक्योर एंड वेल मेंटेन्ड हो. फैक्टर्स में क्या क्या आता है यार इसके अंदर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट. देन प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात हुई तो कस्टमर एंड एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल में आ जाता है, ऑफिस प्लान, ऑफिस आईडीज और इंटरनल प्रोसीजर मैनुअल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स इसके अंदर आ जाएगा. देन सजेस्टिव स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, लॉक फाइल कैबिनेट्स में रखो, फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड का यूज होगा, डेस्क वगैरह क्लियर करो, ठीक है, घर जाने के पहले. रिफ्रेन करो फ्रॉम लीविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जब आप अपना वर्क स्टेशन छोड़ रहे हो तो. कॉन्फिडेंशियल लिखा होना चाहिए, मार्क्ड होना चाहिए कॉन्फिडेंशियल, जो जो भी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है. देन ऑल द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली, प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ होना चाहिए. एम्प्लॉइज शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिस्कसिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेसेस. एम्प्लॉइज शुड अवॉइड यूजिंग ईमेल टू ट्रांसमिट सर्टेन सेंसिटिव या कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन. एक्विजिशन कम से कम हो जो भी कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डेटा है उसका. एंड डिस्पोज ऑफ करने के पहले ओल्ड कंप्यूटर को आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करके जो भी डेटा है उसके अंदर या उसके हार्ड ड्राइव में वो क्या करोगे, क्लियर करोगे. तो ये आपका पूरा है चैप्टर नंबर 2. अब हमको लास्ट ये करना है जो इसका रिवीजन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का. इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस करा था मीनिंग क्या होता है डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है सीएस की, ठीक है, सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना. सीएस इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, चेक करना कि फर्दर एक्शन तो रिक्वायर्ड नहीं है ऑन द डॉक्यूमेंट, चेक वेदर अ डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद द प्रायर रिकॉर्ड्स, and to check if document conflicts with corporate policies, may create concerns under existing agreements or not, may result in violation of law and may have tax implications, and to store, maintain, retrieve, certify and explain the corporate documents. Also, CS is often responsible for documents relating to subsidiaries, JVs, consortiums and other entities along with जो main company है.
CS में ऑल्सो एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अगर अथॉरिटी है तो। इन केस लॉस फिर हमने देखे थे एसडीयू होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वो रजिस्टर ऑफ मेंबर इनकम्प्लीट था, और वेल्सन प्रोजेक्ट वाला, जिसके अंदर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डिंग में सारे के सारे जो पर्टिकुलर्स थे वो डिस्क्लोज नहीं करे गए थे। फिर उसके बाद पर्पस क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो क्लाइंट सर्विस, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी, रिसर्च एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। गाइडिंग प्रिंसिपल्स गुड डॉक्यूमेंटेशन के क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट, कॉन्जिक्यूटिव, कंटेम्परेरी, कॉम्प्रिहेंसिव, करेक्ट, क्लाइंट सेंट्रिक, कोलैबोरेटिव और कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन एम्स टू प्रिजर्व द डेटा इंटीग्रिटी, also serve as guidelines for how to record the information and store the data. An example of poor documentation practices, document with errors, write overs, recording of events sequence में नहीं है, standard operating procedure authorized ही नहीं है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो डिटेल नहीं है, फ्लो चार्ट और चेकलिस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। देन एग्जांपल ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीट करे जाने चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी इटसेल्फ। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स को आपको रिटेन करके रखना है। क्लैट का मतलब क्या है, मैंने तब भी आपको बोला था, एक बार रिकॉल करने का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप रिकॉल करके देखो, अगर आपको याद नहीं आता है तो गो अगेन एंड सी द सेम। इंक्लूड पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस, कंटेन क्लियर एग्जांपल्स, डू नॉट कंटेन द अज्यूम नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन। Then case of Mazars India Bulls Real Estate Limited, non-compliance with the provision of section 118 subsection 10, ठीक है, इसके अंदर हुआ था अटेंडेंस रजिस्टर वाली जो चीज थी कि अटेंडेंस रजिस्टर आपने सीरियली नंबर नहीं करा और लूज लीफ में था, बट आपने उसको बाउंड नहीं करवाया पीरियोडिकली। देन डूज ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड द डेटा एज इट इज जनरेटेड एट द रेफरेंस नोट, वैलिडेट द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, लिमिट डॉक्यूमेंट एक्सेस, स्पेसिफाई की डेटा और डॉक्यूमेंट कब रिकॉर्ड हुए हैं, एंड रिव्यूड एंड अप्रूव हुए, बेसिकली स्पेसिफाई व्हेन द डेटा डॉक्यूमेंट वाज रिकॉर्डेड, रिव्यूड एंड अप्रूव, एंड कीप द डेटा बैकअप। डोंट्स के अंदर, डोंट डिले द रिकॉर्डिंग इन डेटा, डोंट मेक द डेटा कंफ्यूजिंग, वीक या अनरीडेबल, डोंट एनकरेज हैंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन, don't intentionally falsify the record या document, don't predate या backdate the data or document, don't archive data document जब तक कि आपके पास अथॉरिटी ना हो। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी, इसमें डीएमएस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं यार, ठीक है ना, टू स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। डेफिनेशन ऑफ डीएमएस में सॉफ्टवेयर जो कि कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को। 5 पॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है उसको लेकर के थे, तो वो आप एक बार याद करने की कोशिश करोगे। क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, देन क्लाउड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या करता है, इट अलाउज एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फुल इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल जो है वो आपको मिलता है, इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू रिकॉर्ड्स बाय यूजर, डॉक्यूमेंट्स को आप टैग कर सकते हो बाय एनी रिक्वायर्ड डेटा। एडवांटेजेस क्या थे, ट्रैकिंग ऑन चेकिंग एंड चेकआउट बाय वेरियस ऑफिसर्स, लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रोल बैक ऑप्शंस, रिट्रीवल ऑप्शंस, ठीक है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल, ईज इन ऑडिट ट्रेल, एनोटेशंस एंड स्टैम्प्स एंड साइमल्टेनियस एडिटिंग। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कॉस्ट इफेक्टिव, ईज ऑफ यूज, लेबर सेविंग, सर्चेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और वर्जन ट्रैकिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या क्या था, सॉफ्टवेयर रिस्क, फॉर्मेट रिस्क, रिलायबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। मेंटेनेंस इंस्पेक्शन के अंदर सेक्शन 120, जिसमें ऑप्शन होता है टू मेंटेन अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 27 ये लिस्टेड कंपनी प्लस कंपनी हैविंग इक्वल टू मोर देन 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर की ऑप्शनल है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द मैनर जो बोर्ड डिसाइड करेगा, बट बोर्ड को ये सारी चीजें जरूर मेक श्योर करनी है कि रिकॉर्ड्स सेम फॉर्मेट में होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन एडिक्वेटली रिकॉर्डेड हो, केपेबल ऑफ बीइंग रीडेबल, रिट्रीवेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल इन प्रिंटेड फॉर्म। Records capable होने चाहिए of being dated and signed digitally. Records not be capable of being edited or altered, and records shall be capable of being updated. इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रूल 28, इसमें ये बोला है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एमडी, सीएस या जो भी दूसरा डायरेक्टर या ऑफिसर है, और जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है रिकॉर्ड्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, सेफगार्ड करना है रिकॉर्ड्स को इन केस ऑफ डैमेज टू मीडिया ऑन विच रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। सिग्नेटरी जो है रिजेक्ट ना करे भाई, साइन रिकॉर्ड को बाद में ना, साइन करने के बाद में रिजेक्ट ना कर दे। सिस्टम्स आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, सिस्टम्स कैन फाइंड आउट द इनवैलिड रिकॉर्ड्स, रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल हो, प्रॉपर रिट्रीवल करा जा सके, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी एडिटेड या इरेज्ड, प्रॉपर बैकअप हो, लिमिटेड एक्सेस हो, रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इन इलेक्ट्रॉनिक इज प्रॉपर, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। देन उसके बाद केस हमने देखा था मिचलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, इसमें 134(3)(f) का वायलेशन हुआ था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज थी, बट ऑडिटर ने ये चीज बताई भी थी, लेकिन उसको लेकर के बोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो नहीं दिया था, ठीक है। देन अनिल कुमार पोड्डार वाला केस था, जिसमें इंस्पेक्शन वाली थी, फ्रिवलस, आप बार बार एप्लीकेशन कर रहे थे, है ना, इंस्पेक्शन सीक करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। फिर उसके बाद फिजिकल रिपोजिटरी में सेंट्रल प्लेस जहाँ पे डेटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, मल्टीपल डेटाबेस और फाइल्स आर लोकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ नेटवर्क एंड लोकेशन जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल हो यूजर को विदाउट हैविंग टू ट्रैवल अक्रॉस अ network. Then virtual physical data room के basis points थे, form of documents, security of documents, time required for creation of data room, cost, convenience, accessibility to data room, facility to restrict access of a specific document, facility to check who has reviewed what documents and how many times, facility to highlight new information, ability to copy documents, and one-to-one communication with the seller or his representatives. Then coding and nomenclature में two types of file names हैं, descriptive and non-descriptive, ठीक है। फिर best practices क्या है फाइल नेमिंग की,
यूनिक और कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बी परसिस्टेंट एंड नॉट टाइड टू एनीथिंग जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या लोकेशन चेंज होता हो, लिमिट द कैरेक्टर लेंथ टू नो मोर देन 25 to 35 कैरेक्टर्स, यूज लीडिंग जीरोस टू फैसिलिटेट सॉर्टिंग इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है, देन कंटेन अ फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन, यूज अ पीरियड फॉलोड बाय अ फाइल एक्सटेंशन, यूज लोअर केस लेटर्स, ठीक, फिर उसके बाद यूज नंबर्स एंड ऑल लेटर्स बट नॉट कैरेक्टर्स सच एज सिंबल्स या स्पेसेस जो कि कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं, use hyphens or underscores instead of spaces, use standard date notation, avoid blank spaces character string में, and not use an overly complex या lengthy naming scheme, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद 10 बेसिक रूल्स जनरल गाइडलाइन फॉर स्ट्रक्चरिंग फोल्डर और फाइल नेमिंग, इसमें आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम्स अवॉइड करने हैं, सफिशिएंट एलिमेंट्स जो है होने चाहिए नाम के अंदर जिससे आइडेंटिफाई करा जा सके, अंडरस्कोर का यूज करना, हाइफन का यूज करना, देन एलिमेंट्स को ऑर्डर करो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, देन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस जो है आ जाएगा पिक्चर में जब डेट और टाइम स्टैम्प्स आप इंक्लूड कर रहे हो तब, तो वो ध्यान में रखना है। पर्सनल नेम जो है उसमें आप सबसे पहले फैमिली नेम लिखोगे एंड देन फॉलोड बाय द फर्स्ट नेम या जो भी इनिशियल्स है, जहां पर भी आप एब्रीवेट कर सकते हो कंटेंट को वहां पर कोशिश करो कि आप एब्रीवेशन दे सको। वर्जन कंट्रोल की अगर बात आती है तो ऑब्वियसली सबसे पहले वी आपको लिखना है फॉलोड बाय 2 डिजिट्स, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में लास्ट में प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ पर्टिनेंट सब फोल्डर्स आल्सो, अगर आप ईमेल या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू फाइल क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, फिर सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट कंट्रोल एफर्ट्स, रिव्यू एंड अप्रूवल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंजेस टू डॉक्यूमेंट्स, सेफ्टी एंड रिट्रीवल के अंदर ऑपरेशनल लॉग्स, रिजल्ट्स ऑफ रिव्यूज, इंस्पेक्शंस, मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस, 3 की कॉन्सेप्ट्स जो कि गवर्न करते हैं केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स को, उसमें कीपिंग टुगेदर, इंश्योर लाइफ साइकिल एंड रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, देन प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल, इसमें कस्टमर एंड एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, ऑफिस प्लान्स, ऑफिस आईडीज एंड इंटरनल प्रोसीजर मैनुअल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में वही रेगुलेशन 9 और रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 8 जो लास्ट वाला माइंड मैप था हमारा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करने होते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे हो प्रिजर्वेशन एंड आर्काइवल पॉलिसी, एनालिसिस एंड रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिकॉर्ड्स, प्रोवाइडिंग फिजिकल प्रोटेक्शन फॉर रिकॉर्ड्स, मैनेजिंग रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड सेंटर, मैनेजिंग द आर्काइव, सपोर्टिंग एंड सस्टेनिंग द प्रोग्राम, देन प्रिजर्वेशन ऑफ लिटिगेशन डॉक्यूमेंट्स एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर, और अगर नहीं है कोई भी डायरेक्शन वगैरह तो 8 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर ईयर्स के लिए, डेविएशन फ्रॉम द पॉलिसी जो है वो आपको पता है मॉडल पॉलिसी में पर्पस, स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो प्रिजर्व या रिटेन करने, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेरियोडिकल रिव्यू पॉलिसी का, सस्पेंशन ऑफ रिकॉर्ड डिस्पोजल इन द इवेंट ऑफ लिटिगेशन और क्लेम्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन वेब आर्काइवल पॉलिसी, एनेक्सर के अंदर जिनका परमानेंटली आपको प्रिजर्वेशन करना है, जिनका 8 सालों के लिए करना है और जिनका मिनिमम 3 सालों के लिए करना है, देन सेटिंग अप ऑफ रिकॉर्ड रूम, इसके अंदर कन्वीनियंट लोकेशन पे होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से, लार्ज इनफ होना चाहिए, सिक्योर एंड वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, और फैक्टर्स जो है वो है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट जो आपको कंसिडर करने हैं जब आप ये डेटा रूम या रिकॉर्ड रूम को सेटअप कर रहे हो। सजेस्टिव स्टेप्स क्या क्या है, तो लॉग फाइल कैबिनेट्स में स्टोर करो यार, है ना, प्रोटेक्ट करो वाया फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन, पासवर्ड, इनका यूज हो सकता है, एम्प्लॉय को अपनी डेस्क क्लियर करके जानी है जब वो घर जा रहा है उसके पहले, देन रिफ्रेन फ्रॉम लीविंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विजिबल ऑन देयर कंप्यूटर मॉनिटर्स, अगर आप अपना वर्क स्टेशन लीव कर रहे हो किसी भी कारण से, जो भी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है उसमें मार्किंग होनी चाहिए कि हाँ वो कॉन्फिडेंशियल है, सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करोगे, एम्प्लॉइज शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिस्कसिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेसेस, एम्प्लॉइज शुड अवॉइड यूजिंग ईमेल टू ट्रांसमिट सर्टेन सेंसिटिव या कॉन्ट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन, limit the acquisition of confidential client data, before disposing of an old computer use software programs to wipe out the data जो कि contained on the computer या हार्ड ड्राइव आपको क्या करना पड़ेगी, डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। तो ये है आपका पूरा चैप्टर नंबर 2, होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, कुछ कुछ जगह पे आई नो कि कंटेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट अगेन उस कंटेंट को अच्छे तरीके से इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करा जा सकता है, इन डिटेल डिस्कस नहीं करा जा सकता है, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू आंसर द सेम।